What's up guys, I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। आज है 28 जुलाई। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस जो है बहुत शानदार रहने वाला है। और जब मैं बोल रहा हूँ ना शानदार रहने वाला है, तो इसका मतलब है कि हाँ शानदार रहने वाला है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करूंगा। एक तो स्पेशल बर्ड के बारे में होगा। जो बर्ड है वो बहुत लंबा सफर तय करके आ रही है, तो साइंटिस्टों की जो नहीं चक्षु खुल गए हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आप लोगों से बनते हैं। ब्लैक मनी के बारे में इतना शानदार आर्टिकल है, मेंस का क्वेश्चन भी होगा और आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होगा जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। 2 स्कीम डिस्कस करूंगा, बहुत ही प्यारी प्यारी स्कीम है जो कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। स्कीम से आप लोगों ने देखा है। इसी के साथ में रामसर साइट के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन डिस्कस करूंगा। इसी के साथ में वेटलैंड के बारे में एक पूरा आर्टिकल है जो कि रामसर साइट और वेटलैंड का आर्टिकल जब कंबाइन हो जाता है तो ये पूरा एक टॉपिक आप लोगों का बन जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरा आप लोगों को यहाँ पर टॉपिक देखने को मिलेगा। और बाकी इसी के साथ में जो न्यूज़पेपर में होगा वो सारी चीजें कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन आप लोगों का रहेगा, तो अच्छे से टकटकी लगाकर देखना है। ये बेसिकली करंट और स्टैटिक का बहुत प्यारा क्वेश्चन, प्लस साथ में आप लोगों को यहाँ पर जो अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वही बात बोलूंगा, टकटकी लगाकर देखिएगा, तभी आप लोग इसको डिस्कशन को एंजॉय कर पाओगे। और तभी जो आर्टिकल के एंड में क्वेश्चन होते हैं उनको भी आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे। और जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा आप लोगों को डिस्कशन के ड्यूरेशन में, उनके भी आंसर आप लोगों को देने हैं, तभी आप लोग एसएलवी कमांडो बन पाओगे। ठीक है, तो आज के एसएलवी कमांडो है भगत सिंह। शानदार तरीके से आंसर दिए गए। कल की वीडियो के नीचे जाना, मैंने पिन भी कर दिए इनके आंसर, बहुत डिटेल में अच्छे से आंसर दिए गए हैं। ठीक है, 5 नई वोकैबुलरी आप लोगों को जानने को मिलेगी। इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन करना, तो आप लोग की स्पीकिंग भी सुधरेगी और इसी के साथ साथ में आंसर राइटिंग भी सुधरेगी जब अच्छी अच्छी वोकैबुलरी आप लोगों के पास में होती है। इसी के साथ में यहाँ पर और भी कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। डिटेल में सारी चीजें एक एक कर हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक पॉइंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर करके आगे बढ़ना, ताकि अगर कंफ्यूजन हो तो उसको यहीं पर ही छोड़कर आप लोगों को जाना है। यहाँ आए और फिर भी कंफ्यूजन लेकर चले गए तो फिर क्या ही फायदा पढ़ाई का। तो इस तरीके से पढ़ाई करनी है, कंफ्यूजन आगे न चले। ठीक है, और ये आज की मोटिवेशनल कोड बड़ी शानदार है यार। अगर आप लोग अपने गोल पर बिल्कुल ऐसे टूटो जैसे कि भूखा शेर, तो सोचो आप लोगों का गोल क्या आप लोगों के चंगुल से बच पाएगा। ये मैंने टेलीग्राम पर शेयर की थी, मुझे बड़ी प्यारी लगी। मैंने कहा आप लोगों के अंदर आग रहनी चाहिए आप लोगों के गोल के लिए। तो बोला यही गया है कि एक तरीके से जो भूखा जानवर होता है ना, जैसे अपने लक्ष्य का शिकार करता है, ठीक है, तो इस तरीके से अपने शिकार को जकड़ लेता है बिल्कुल, बस आज तो छोड़ना नहीं है। तो हंट योर गोल लाइक ए हंग्री बीस्ट। तो आप लोगों का जो टारगेट है कभी आप लोगों के हाथों से बच नहीं पाएगा। इस तरीके से आप लोगों को जिंदगी में अपने गोल को आगे लेकर चलना है। ठीक है, और यह है यहाँ पर आप लोगों का एसएलवी पीडिया। आप लोग यहाँ पर देखिएगा, कल जो आप लोगों के लिए पर्टिकुलर आर्टिकल डाला गया था, तो ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट, हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाला गया था। इलेक्शन में जो फ्री बीज दी जाती है, डेली एक आर्टिकल पोस्ट करता हूँ हिंदी और इंग्लिश में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। और बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर सारी रहती है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। डेटा पॉइंट भी डेली यहाँ पर शेयर किया था। तो 3 ये बेसिकली टेलीग्राम है जहां पर आप लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक दूसरे से सीख सकते हैं। ठीक है, और कल का जो स्टार्टिंग में जो वीडियो था उसके बारे में मैं कुछ बोला नहीं, तो एक बच्चा कह रहा है सर ये वीडियो कुछ लगाया और कुछ बोला भी नहीं। तो यार जो स्टार्टिंग में जो भी वीडियो रहती है ना, उसका बेसिक पर्पज ये रहता है, एक तो रहता है कि आप लोग कुछ सीखने को मिले, कुछ आप लोगों को नहीं एक तरीके से जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें जो कि आप लोगों को कुछ एथिकल पार्ट पढ़ा कर जाए। जैसे यहाँ पर कल बंदर वाली वीडियो थी, आपस में मिलजुल कर खा रहे हैं, इंसान जो है एक दूसरे को काटने को तैयार है। ठीक है, इसी तरीके से आज की वीडियो देखिए, वो एक अवेयरनेस की वीडियो है जिसमें ये दिखाया गया है कि अगर कभी भी आप लोग किसी जू में, चिड़ियाघर में जाते हैं कहीं पर भी, तो जानवरों से थोड़ी डिस्टेंस बना के रखें, उनको छेड़े ना। वो वैसे ही बेचारे वहां पर बंद रहते हैं, वैसे ही उब चुके होते हैं, तो आप लोग कोई भी अगर ऐसी हरकतें करता है तो वो तुरंत झपटा मारते हैं। तो ये एक तरीके से ऐसी वीडियो रहती है, कई बार कुछ फनी रहती है, ताकि आप लोग थोड़ा सा एंजॉय कर सकें लाइफ को, ताकि जब लेक्चर में आगे पढ़ाऊं तो 1.5 घंटे आप लोग हिम्मत करके बैठे रहें और उसको अच्छे से एंजॉय करें। तो ये बेसिक पर्पज रहता है। तो अच्छे से एंजॉय किया करो, और चीज़ों को जितने अच्छे से एंजॉय करोगे उतने लंबे समय तक याद भी रख पाओगे। और वीडियो के एंड में रिकॉल जरूर करना क्या क्या आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। इससे आप लोगों की मेमोरी फॉर्मेशन होती है, यानी कि आप लोगों की बुद्धि का विकास होगा, यानी कि एक तरीके
बुद्धि का विकास होगा और लंबे समय तक चीजें भी आप लोग याद रख पाओगे। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर रहती है, वो ये है कि जब भी आप लोग अपना नेक्स्ट डे स्टार्ट करो तो पहले दिन को रिकॉल करो, क्या क्या आप लोगों ने अचीव किया है, क्या इसी तरीके से आप लोग अपने दिन को आगे लेकर चलना चाहते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो डेली आप लोगों को करनी है बिना रुके टुके, ताकि आपकी चीजें जो है शानदार तरीके से आगे बढ़ती रहें। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, आज की डेट के हिसाब से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसी कंडीशन अभी फिलहाल सोसाइटी में देखने को मिलती है कई बार कि रिलीजन के नाम पर कई बार यहाँ पर कई सारे लोगों की डेथ हो जाती है। कल भी आप लोगों ने देखा, एक वीडियो मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए बनाई थी, उसमें फिर से एक ऐसी कंडीशन देखने को मिली। तो बोला गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा, एन आई फॉर एन आई ओनली एंड्स अप मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, यानी कि पूरी दुनिया को अंधा बना देगी अगर आंख के बदले आंख हम लोग निकालना स्टार्ट करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर में अगर आप लोग बात करें, जितना डाइवर्स कंट्री है हमारा, तो उसके चलते काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इस पर्टिकुलर मुद्दे पर ध्यान रखना। और जब गवर्नमेंट में खासकर अगर बात करें, जो पॉलिटिकल पार्टी या फिर जो गवर्नमेंट अपनी पावर में होती है, वो अपना काम करती है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, पर लेकिन जब तक समाज के अंदर सौहार्दपूर्ण माहौल नहीं रहेगा तब तक चीज़ें कंट्रोल नहीं रहेंगी। तो कई बार ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसके बारे में जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है यहाँ पर जब ऐसे केसेस निकल कर आते हैं। तो आगे हो सकता है आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए या फिर एग्जाम में, या फिर आप लोगों से ऐसे भी इसके ऊपर लिखने के लिए आ जाए, जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। तो कन्फ्यूजन आप लोगों को लेकर आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट डे है, खासकर हेल्थ के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, बात की जा रही है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के बारे में। आप लोग अक्सर बोल सकते हैं कि यार उस इंसान का ना उसके लीवर में सूजन आ गई, जिगर में सूजन आप लोग बोल सकते हैं नॉर्मल तरीके से। 28 जुलाई को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है और ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है कि इस चीज को कंट्रोल किया जाए। तो यहाँ पर बात की जा रही है ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू, यानी कि हर एक इंसान को एक तरीके से इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कल को अगर कोई ऐसी दिक्कत बनती है। जो इंसान शराब वगैरह काफ़ी ज़्यादा पीते हैं, एडिक्शन रहता है इस तरीके की अल्कोहल वगैरह लेने का, उनके लीवर में अक्सर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और लीवर काम क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर बात करें इसके अंदर अगर सूजन आ जाए तो ये समझो बॉडी के अंदर दिक्कतें देखने को मिल जाएंगी। तो एक तरीके से फिल्टर का काम करता है चीज़ों को फिल्टर करने का, तो फिल्टर ब्लड करता है, ठीक है। तो इसके चलते इसकी इन्फेक्शन से लड़ने की पावर जो है वो कमजोर हो जाएगी और पूरी बॉडी में आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिलने लगती है। तो अक्सर यहाँ पर इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि इसकी वजह से कई सारे लोगों की भी जान जाती है, पर लेकिन ये ऐसी बीमारी है जिनको अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो इग्नोर करने वाली चीज़ें नहीं है, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को ध्यान देना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर, आप लोग नेचर के काफ़ी करीब जाते हैं यहाँ पर अगर ऐसे डे के बारे में बात करें, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे आज ही के दिन यानी कि 28 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है हम लोग को ये बताने के लिए कि इन्वायरमेंट का हम लोग को ध्यान रखना है। अभी मैंने बताया कि मानसून का पीरियड चल रहा है, बहुत सारे लोग जो हैं वो पेड़ लगा रहे हैं और कई सारे ट्विटर पर मुझे टैग भी करते हैं, SLV आर्मी प्लांटिंग ट्री। आप लोग फेसबुक पर भी टैग कर सकते हो। इस तरीके से शेयर करो चीज़ों को ताकि और ज़्यादा लोग जो हैं वो इंस्पायर हो, क्योंकि इन्हीं को हम लोग को प्रोटेक्ट करना है और इन्हीं चीज़ों को आगे लेकर चलना है। अगर आने वाली जनरेशन के लिए कुछ अच्छा करना है तो ये एक अच्छा तरीका है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी यहाँ पर इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि हम लोग को इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखेगा। लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन लैंड, कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये बताइए। देखता हूँ कौन इसका सही आंसर देता है। ये आप लोगों को कई बार पढ़ा रखा है, एक्सपेक्ट करता हूँ कि आंसर जरूर दोगे सही, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, आप लोगों को सुनकर मजा आएगा। एक इंसान है घर पर पड़ा हुआ है, जो वो लग नहीं रही है और घर वाले बोल रहे हैं कि काम धंधा करते नहीं हो, क्या चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा क्या। वो इंसान क्या करता है, अपना टंडा बोरी उठाता है और यहाँ से निकल कर वो पहुँच जाता है कहाँ पर ज़्यादा ही जूम आउट हो गया, 1 मिनट 1 सेकेंड, यस। वो इंसान पहुँच जाता है नीचे वाले रीजन में, यानी कि वो पहुँच जाता है यहाँ पर किस में, अंटार्कटिका वाले रीजन में। ऐसा ही कुछ हुआ एक पक्षी के साथ में, उसके घर वालों ने उसको बेसिकली क्या किया, बोला कि तुम फ्री पड़े रहते हो, काम धंधा करते नहीं हो। तो अंटार्कटिका वाले रीजन से वो पक्षी निकला और निकल कर वो कहाँ पहुँच गया, वो इंडिया आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अभी अगर बात की जाए तो यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर इंडिया वाले रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी पक्षी के बारे में बात करेंगे। अब जैसे ही कुछ ऐसी दुर्घटना घटती है, ठीक है, यहाँ से चला और यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। और जैसी ऐसी कोई दुर्घटना घटती है तो तुरंत साइंटिस्ट जो है वो सदमे में आ जाते हैं। उनको लगता है ये लड़का घर छोड़कर भाग गया, देखो तो सही आखिर ये घर छोड़कर क्यों भागा, क्या ऐसा इन्वायरमेंट का इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ रहा है। और इसी के साथ में यहाँ पर ये आ तो रहा है, किस पर्टिकुलर रीजन में आ रहा है, तो उसके बारे में स्टडी करने स्टार्ट कर दिया। तो इसके बारे में काफ़ी कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। एक शब्द है काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर, जो आप लोग यहाँ पर ये लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इसी के बारे में पूरा टॉपिक है, इसको बोलते हैं यहाँ पर एल्बस्ट्रस, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है यहाँ पर, इस पर्टिकुलर जिनावर के बारे में, ये इसी का नाम है। अभी पहले जब ये मैंने शब्द सर्च किया तो मुझे कई सारी इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिली। जब मैंने यहाँ पर इसको सर्च किया गूगल में जाकर तो 2 शब्द निकल कर आए यहाँ पर।
एक तो शब्द यही है कि भाई साहब ये एक ऐसी एक बर्ड है जो कि सी बर्ड आप लोग बोल सकते हो, जो कि यहाँ पर पैसिफिक और इसी के साथ में सदर्न ओशन के अंदर पाई जाती है। सदर्न ओशन मतलब अंटार्कटिका वाले रीजन में, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, यानी कि इस पर्टिकुलर रीजन में आप लोगों को नीचे वाले रीजन में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिल गया। अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पर, जो एक नई वोकैबुलरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये वोकैबुलरी यहाँ पर क्या बोलती है? बोलती है कि एक तरीके से एक तरह का अवरोध बोला गया आई थिंक दैट कोज प्रॉब्लम, यानी कि जो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है, और या फिर आप लोग कुछ करने से रोकता है, अवरोधक तत्व जिसको आप लोग बोलते हैं। तो ये एक तरीका आप लोगों के लिए एक नया शब्द भी है यहाँ पर, जो कि आप लोग देखते हैं, जिसको भारी अड़चन भी बोला जाता है। यानी कि इस शब्द के दो मीनिंग है, एक तो चिड़िया और दूसरा यहाँ पर ये एक तरीके से अवरोध। तो एक नया वोकैबुलरी का शब्द आप लोग ऐड हो गया। ठीक है, कहीं पर अगर लिखो तो आप लोग समझ सकते हो, एक भारी भरकम वर्ड हो गया। सामने वाला कहेगा भाई साहब कहाँ से सीख रहे हो, तो बोल देना एसएलवी फैमिली का पार्ट है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अभी हुआ क्या है, अभी यहाँ पर ये इंसान जो है, इंसान ने मतलब ये जानवर जो है, ये पाया जा रहा है कहाँ पर? रामेश्वरम वाले रीजन में। ठीक है, अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा किस पर्टिकुलर रीजन की बात की जा रही है। तो ये यूपीएससी प्रीलिम्स और इसी के साथ में जीएस पेपर 3 के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है काफी इंटरेस्टिंग वे में, और खासकर यूपीएससी का बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है ये। रामेश्वरम वाला रीजन अगर आप लोग देखोगे तो एग्जैक्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर रीजन में ये प्राणी अभी पाया गया है। तो यानी कि कहने का मतलब ये कि ये अंटार्कटिका से होता हुआ यहां तक आ गया। ऐसा क्या चक्कर पड़ गया कि इसको इतनी दूर आना पड़ गया घर बार छोड़कर? ठीक है, तो उसके ऊपर फिर साइंटिस्ट जो है वो सदमे में आ गए। सबसे बड़ी बात जो है उनको ये बेचारों को ये लग रही है साइंटिस्ट को कि ये आ तो गया, अब जो रास्ते से नॉर्मली जो बर्ड पक्षी वगैरह आया करते थे तो ये उस रास्ते से भी नहीं आया, यानी कि एक तरीके से वेल नोन स्टैब्लिश जो रूट था उससे भी थोड़ा सा हटके यहां पर निकल कर आया। अंटार्कटिका से एशिया के अंदर पहुंच गया। तो आखिर ऐसी क्या दिक्कत पड़ गई? हालांकि जहां पर ये आया है वो भी ऐसा नहीं कि ऐसी वैसी जगह पहुंच गया है, वो भी एक विलायती एरिया है। विलायती मतलब एक तरीके से ऐसा एरिया है जो कि बर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, जैसे पाक बे हो गया, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार वाला रीजन हो गया। तो ये भी ऐसा नहीं है कि ऐसा वैसा रीजन है, तो काफी ये अच्छा रीजन माना जाता है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ से अगर आप लोग बात करेंगे जहां पर ये है। ठीक है, जैसे गल्फ ऑफ मन्नार होगी, यहाँ पर आप लोग देखते हैं। तो इस रीजन में ये पाक स्टेट हो गया यहाँ पर, तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर ये हो गया पाक स्टेट। ठीक है, तो यानी कि जहां पर ये आया है वहां पर भी ऐसा नहीं है कि यहां पर ऐसे इधर उधर आ गया है, वो भी एक अच्छा एरिया है पक्षियों के लिए। तो अभी साइंटिस्ट को ये लगा यार ये यहां इस रीजन में पाया तो जाता नहीं था, अब यहां पर आ गया, तो इसके ऊपर कुछ खोर बीन बैठाई जाए। तो उसके चलते यहां पर इसके ऊपर स्टडी स्टार्ट हो गई। फिर तो जब स्टडी की गई तो पता चला कि यहां पर अगर सबसे बड़ा प्रेशर है, सबसे बड़ा जो प्रेशर इनके ऊपर है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि एल्बस्ट्रोस जो है ये यहां पर आज के डेट में यहां पर आने के लिए मजबूर हो गए। ये अपनी जिंदगी को बड़ी ही मजे में एंजॉय करते हैं बेचारे, पर लेकिन आज की डेट में इनको टेंशन में आना पड़ गया। और खासकर जब बच्चा पैदा करने की बात आती है तो एक डिफरेंट तरीके से इनके द्वारा एक अलग माहौल यहाँ पर अख्तियार किया जाता है। वो क्या है अभी बताऊंगा। नॉर्मली कहां पर पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया के कुछ आइलैंड है यहाँ पर देखने को मिलेगा, ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी कुछ आइलैंड है यहाँ पर, साउथ अफ्रीका के कुछ आइलैंड आप लोगों को देखने को मिलेंगे, फ्रांस के और न्यूजीलैंड वाले एरिया में भी। यानी कि ये वो एरिया है जहां पर ये पाए जाते हैं। स्पीड भाई की इतनी है कि लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ता है, जैसे कि ट्रेन दौड़ती है। तो काफी स्पीड देखने को मिलेगी। और वैसे तो ये मिलजुल कर रहते हैं, पर लेकिन जब यहाँ पर इनको बच्चे पैदा करने होते हैं, यानी कि मेटिंग का जो सीजन आता है, उस टाइम पर फिर इनको अपना 2 BHK का फ्लैट लेना पड़ता है कहीं पर जाकर, जहां पर ये आराम से रह सके, अपना रोमांस करके अपने बच्चे को जन्म दे सके। तो यानी कि एक तरीके से एक प्रॉपर कॉलोनी इनको बसानी पड़ती है जहां पर ये जाकर रहते हैं, वरना तो अपना एंजॉय करते रहते हैं, समुद्र के ऊपर गुलाटी मारते हुए ये घूमते रहते हैं। तो यानी कहने का मतलब यहां पर ये कि नॉर्मली ये समुद्र के ऊपर आप लोगों को एंजॉय करते हुए पाए जाते हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं भी समुद्र के अंदर ही घुस जाते हैं, सरफेस पे से मछलियां उठाते हैं। जैसे अक्सर आप लोग ने चील वगैरह उठा के ले जाती है सरफेस पे से, उसी तरीके से मैक्सिमम 5 मीटर की गहराई पर जाते हैं। रिस्क नहीं लेते भाई, टेंशन नहीं लिया करते, जो ऊपर ऊपर मिल रहा है उसको खा लो, फालतू में नीचे जाके क्या टेंशन लेनी है, पता चला मछली खा गई, तो ऐसे नहीं, टेंशन नहीं लिया करते। तो ऐसा देखने को मिलेगा। कलर बड़ा ही डिफरेंस है, बड़ा ही प्यारा सा कलर है, अगर आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर। तो ये आप लोग देखते हैं आंखों के ऊपर बड़ा ही एक व्हाइट सा कुछ डिफरेंस सा देखने को मिलेगा। बाकी लाइट ब्लैक कलर का, कहीं कहीं काफी लाइट ब्लैक, कहीं डार्क ब्लैक देखने को मिलेगा। व्हाइट इसके पैर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यही इसका बखान किया गया है कि क्या क्या है इसके बारे में। ठीक है, अगर बात करें पहली बार इसको डिस्क्राइब किया गया था यहाँ पर, ये था बेसिकली फोएबेटिया पाल्पेब्रेटा। ठीक है, तो ये ऐसा है बेसिकली यहाँ पर जो इसको पहली बार डिस्क्राइब किया गया, तो इसका नाम यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो ये इसका नाम दिया गया फोएबेटिया पाल्पेब्रेटा। ठीक है, बेट्रा बेसिकली। इसको किसने बताया? ये थे यहाँ पर जॉनसन रेनहोल्ड फोस्टर के द्वारा यहाँ पर 1785 में इसके बारे में बताया गया, जिसको आज के डेट में हम लोग एल्बेस्ट्रोस बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये पक्षी है, अभी हमारे रीजन में पाया जा रहा है, तो इसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में आ गया है।
तो ये था इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, तो जो मैंने आप लोगों को बताई। अब एक इंटरेस्टिंग, जो मैं इसके बारे में सर्च कर रहा था तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मिला जो मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए यहाँ पर। पुराने टाइम में भी हमारी कंट्री के लोग जो हैं वो बेसिकली किसके बारे में, अंटार्कटिका वाले रीजन के बारे में जानते थे। ये कहाँ से पता चलता है, ये आप लोग देखते हैं कि सोमनाथ का टेम्पल जो कि गुजरात के अंदर में है, तो वहां से ये जिक्र किया गया एक पर्टिकुलर लाइन के बारे में जो सीधी यहां से लेकर अंटार्कटिका जाती है। तो ये बताया जाता है कि एक तरीके से इसको जो बोला गया यहां पर एक पर्टिकुलर वर्ड इसके लिए दिया गया है कि इस पर्टिकुलर, अगर आप लोग यहां से सोमनाथ के टेम्पल से अगर सीधी एक लाइन खींचोगे जिसके बीच में कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि कोई भी लैंड नहीं आएगी इसके बीच में। 7th सेंचुरी में यहां पर इसके बारे में बोला गया था, यानी कि साउथ पोल के बारे में हम लोग को पता था, ऐसा नहीं कि हम लोग जानते नहीं थे, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और इसको यहां पर क्या बोला गया था, BAAN, बाण स्तंभ इसका नाम दिया गया था। तो बाण स्तंभ अगर आप लोग पूछे तो सोमनाथ टेम्पल से अंटार्कटिका को सीधा कनेक्ट करने वाली जो लाइन होगी, ये पर्टिकुलर बाण स्तंभ यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसका जिक्र यहां पर 7th सेंचुरी में किया गया। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे मिला जो कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में इसको शेयर करना चाहिए, ठीक है। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, बाकी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आप लोगों ने अच्छे से टॉपिक सुन लिया है, इसके बारे में तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन का आंसर दोगे, ठीक है। आइए अटेम्प्ट करते हैं। बात की जा रही है कि किसके बारे में, एल्बस्ट्रोस के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, एल्बस्ट्रेसस, ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है इसके बारे में, तो कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है पहले तो ये बताना है। इनकरेक्ट पूछा गया बेसिकली। पहले तो यही बोला गया कि पहली बार इसको 1785 में पता चला जॉन रोनाल्ड फोस्टर के द्वारा, और यहां पर बेसिकली इसको एक तरीके से बोला गया यहां पर फोबेटिया पॉलिबेस्टर, ठीक है, तो इसका नाम दिया गया। दूसरा बोला गया कि सरफेस पर 50 मीटर तक नीचे जाकर ये गोता लगा सकते हैं, वरना तो ऊपर से ही मछलियां खाते हैं। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए में बोला गया ओनली वन, बी में बोला गया टू, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नन। सही आंसर क्या है, ABCFD। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, इनकरेक्ट पूछा गया, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आंसर बताइए, चलिए वीडियो को पॉज कर आंसर दिया करो, ठीक है। क्या हो गया आंसर, आंसर हो गया यहाँ पर बी, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया, अगर करेक्ट पूछा जाता तो आंसर ए हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से यार टॉपिक को तैयार किया करो ताकि अगर क्वेश्चन ही पूछ ले जाए तो कंफ्यूजन ना हो। IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर के अंदर में नियरली थ्रेटन की कैटेगरी में इसको रखा गया है। अब अपना घर छोड़ छोड़ के बेचारों को भागना पड़ रहा है तो थ्रेटन की कैटेगरी में तो रखा ही जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। ये जो नए शब्द आप लोगों को जानने को मिले इनको आप लोग जरूर याद रखिएगा। और ये था यहाँ पर इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट, ठीक है। तो फीडबैक जरूर देना, लाइक डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हो यार, जो भी आप लोगों को लगे। और इसी के साथ में चीज़ों को ऐसे पढ़ो कि किसी को आप लोग पढ़ा भी दो, ठीक है। तो ये इस तरीके की चीज़ों को तैयार करो, और जब पढ़ाओगे ना किसी को, आप लोगों को पता चलेगा कि कितने अच्छे से चीज़ें जब एक्सप्लेन की जाती है तो दिल को कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। आगे ये इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में कभी आगे कहीं पर जिक्र आए तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हो उसको, ठीक है। दोस्तों आप लोगों ने गाना सुना होगा कि पैसा पैसा करती है क्यों पैसे पे तू मरती है। तो वो गाना जो है काफ़ी सटीक यहाँ पर बैठता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैसे पर इतना ज़्यादा मरते हैं कि वो उस पैसे को इस तरीके से छुपाते हैं ताकि उनको टैक्स पे करना ही न पड़े। क्या है पूरा आर्टिकल बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगा। अभी रिसेंटली क्यों न्यूज़ में है, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ये बोला गया है कि लगभग 14,000 करोड़ टैक्स जो है यहाँ पर मिलेगा, जो कि अब तक किसी ने बताया नहीं है कि कितनी जो ब्लैक मनी जो है वो दबाए बैठे हैं अगर उससे हम लोग अपना पैसा निकाल कर लेकर आते हैं। तो काफ़ी शानदार ये आर्टिकल होगा, बहुत शानदार तरीके से उदाहरण देकर समझाऊंगा कि कहाँ कहाँ पर कितना टैक्स लगता है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। और इसी के साथ में यहाँ पर बात करेंगे कि आप लोग भी क्या इसमें कोई रोल प्ले कर सकते हैं, इम्पैक्ट क्या होता है ब्लैक मनी का, और इसी के साथ में यहाँ पर किस तरीके से इसको बचाया जा सकता है ब्लैक मनी को, ब्लैक मनी होने से। क्वेश्चन भी होगा आप लोगों के लिए बड़ा ही प्यारा सा, जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। और इसी के साथ में आर्टिकल के एंड में एक आंसर राइटिंग क्वेश्चन भी होगा, यानी कि शानदार तरीके से पूरा डिस्कस करूंगा, जिससे कि बिल्कुल इस तरीके से आप लोग इसको समझना है। इस तरीके से आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा भी, ताकि चाहे तो आप लोग किसी और को ये टॉपिक जाकर पढ़ा भी देना। उन्हें कहते हैं कि चीज़ को ऐसे करो कि शानदार तरीके से, ताकि लगे कि हाँ यार कुछ पढ़ा है, ठीक है। बस आप लोगों को क्या करना है, आप लोग एक छोटा सा काम करना है, और वो क्या है, आप लोगों को वीडियो को टकटकी लगा कर देखना है, ठीक है। बाकी मेरे ऊपर छोड़ देना कि किस तरीके से सारी चीज़ें कवर करूंगा। सबसे पहले शब्द जो निकल कर आ रहा है ब्लैक मनी, तो ब्लैक मनी काला धन हिंदी में आप लोगों ने सुना होगा। तो क्या यहाँ पर कोई काली इंक से छापी गई मनी होती है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली ऐसी मनी जो कि टैक्स से बचाई जाती है, यानी कि इलीगल तरीके से कमाई गई मनी। जी हाँ, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ आज की डेट में, जैसे कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर में आप लोग अपना काम करवाने जाते हैं, आप लोगों को एक बड़ी सी बिल्डिंग बनानी है और वो बिल्डिंग है 100 करोड़ रुपए की, तो
तो आप लोग क्या करेंगे, उसको पास करवाने के लिए, तो मान लीजिए आप लोगों ने 1 करोड़ रुपए किसी ऑफिसर को दे दिए, कोई आईएएस ऑफिसर या किसी को जहां से आप लोगों को पास कराना है, तो जो 1 करोड़ रुपए दिए हैं उस पर वो इंसान टैक्स पे नहीं करने वाला है, एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। और एक मनी ऐसी हो गई जिस पर टैक्स लगेगा ही नहीं, वो कहीं कागज में डॉक्यूमेंटेड है ही नहीं। तो इस तरीके की बहुत सारी मनी कमाई जाती है और उसको ले जाकर बहुत सारे लोग विदेशों में रख देते हैं, और बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जो इसको विदेशों में लेकर भाग जाते हैं। तो ये ऐसी मनी जो कि हमारी कंट्री की मनी है और कहीं ना कहीं टैक्स उस पर लग नहीं रहा है, तो इस मनी को रिकवर करने के लिए हमारी कंट्री में कई सारी जद्दोजहद की गई, तो उसी के ऊपर यहाँ पर बात की जा रही है। उदाहरण के तौर पर समझाऊंगा बड़ी आसान तरीके से, एक एक पॉइंट जो है माइंड में क्लियर होगा। अभी समझ लेते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है हमारी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। उनके द्वारा लोकसभा में ये बोला गया कि टोटल मिलाकर लगभग 368 केस ऐसे हैं जिनसे अगर टैक्स की डिमांड की जाए तो लगभग 14,820 करोड़ रुपए ब्लैक मनी जो है, यानी कि जो अनडिस्क्लोज्ड जो फॉरेन इनकम है, एसेट्स है, उसमें से निकाले जा सकते हैं। और इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 के बेस पर हम लोग यहाँ पर इतना कम से कम यहाँ पर टैक्स डिमांड कर सकते हैं। क्या हुआ? सर से ऊपर चला गया, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, डिटेल में समझाता हूँ। पूरा मुद्दा क्या है एक एक करके बताता हूँ। मान लीजिए कोई इंसान जो है वो 10 लाख रुपए का उदाहरण हम लोग लेते हैं ताकि आप लोग सीधा सीधा इसको समझ सकें और आप लोगों के माइंड में ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। कोई पर्टिकुलर पर्सन है 10 लाख रुपए ऐसा करता है कि फॉरेन में ले जाकर रख देता है। हालांकि 10 लाख बहुत छोटा अमाउंट है, वहां पर 1000 करोड़ रुपए में वो एंजॉय करते हैं चीजों को, पर फिर भी आप लोग ये समझने के लिए ये एक आसान तरीका रहेगा। 10 लाख रुपए कोई इंसान जो है उसकी अनडिस्क्लोज्ड मनी है, यानी कि एक तरीके से ब्लैक मनी है जो कि उसने किसी को बताई नहीं है और फॉरेन में ले जाकर उसने रख रखी है। तो 10 लाख रुपए में अगर वो अनडिस्क्लोज्ड मनी है और वो यहां पर आकर बताता है कि हाँ भाई साहब ये मेरी मनी है और यहाँ पर ये मैं इसको डिस्क्लोज करता हूँ, ये मेरी ब्लैक मनी थी, 10 लाख रुपए वो उसकी अनडिस्क्लोज मनी थी, तो अभी जब वो डिस्क्लोज कर देगा यहाँ पर आकर तो उसके ऊपर 30% तो टैक्स लगेगा, यानी कि 10 लाख में से 3 लाख रुपए तो गवर्नमेंट जो है वो टैक्स ले लेगी। अब तक ब्लैक मनी थी, याद रखिएगा, अब तक वो इस पर कोई टैक्स पे नहीं कर रहा था, पर लेकिन जैसे ही इसको डिस्क्लोज करेगा तो यहाँ पर 10 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए तो वो इनकम टैक्स जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पर 33% एक सरचार्ज लगाया गया है। सरचार्ज क्या होता है? टैक्स के ऊपर टैक्स, यानी कि जो ये 3 लाख है इसके ऊपर 33% जब हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पर ये 99,000 आ जाएगा। तो ये 3 लाख तो ये हो गया और 99,000 यहाँ पर ये हो गया, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 3,99,000 यहाँ पर ये इसको पे करना है यहाँ तक का। फिर पेनल्टी लगेगी, क्यों? क्योंकि अब तक का ब्लैक मनी को छुपा कर रख रखा था, तो ये जो छुपा कर रख रखा था इसकी पेनल्टी क्या है? वो 10% लगेगी इन 10 लाख पर, और 10% क्या हो गई? वो हो गई पूरा 1 लाख रुपए। तो यानी कि टोटल जब आप लोग इसको काउंट करोगे, अगर कोई 10 लाख रुपए बाहर ले जाकर रखता है तो टैक्स, सरचार्ज और पेनल्टी मिलाकर यहां पर 4,09,99 रुपए जो है उसको यहां पर पे करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, क्योंकि उसने ब्लैक मनी यहां पर अपने पास में रख रखी थी। अगर वो आकर इसको डिस्क्लोज कर देता है अपने आप से, अपने मन से, कोई यहां पर उसके ऊपर फोर्स नहीं है, तो यहां पर एक प्रॉपर पैटर्न में ये काम चलने वाला है। इतना समझ में आ गया? अब यहां पर इसके पास में कितना बच गया? इसके पास में बच गया, ये बच गया 5 लाख, आप लोग मोटे मोटे तौर पर मान लीजिए अगर बात करें, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर 5 लाख जो इसके पास में बच गए, हालांकि ये होंगे 5,01,000 आप लोग बोल सकते हैं। अभी यहाँ पर टोटल अमाउंट जो है उसमें से ये क्या करेगा? 2.5 लाख निकाल कर जो है वो डिपॉजिट करेगा 4 साल के लिए एक पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में, और यहाँ पर इसको कोई भी इसको इंटरेस्ट, एक तरीके से यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एक तरीके से इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, यानी कि 2.5 लाख रुपए इसको यहाँ पर रखने पड़ेंगे, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा इसको, बस इसको यहाँ पर रखने हैं जिससे कि उसका इस्तेमाल किया जा सके दूसरों की एक तरीके से फायदे के लिए। मतलब क्या है इसको अभी समझाऊंगा। ये जो पैसे जो यहाँ पर जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, इसके बारे में काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, आप लोग समझोगे तो आप लोग काफी मजा आएगा सुनकर कि जनता के फायदे के लिए है, ठीक है। अब बच गए यहाँ पर 2.5 लाख में से ये चले गए, अब लगभग आप लोग बोल सकते हैं टोटल अमाउंट जो है अनडिस्क्लोज्ड जो बच गए यहाँ पर वो क्या बच गया? 2,51,000 बच गया, यानी कि इंसान के पास में 10 लाख में से अब उसके हाथ में 2,51,000 बच गए हैं, टोटल सारा पैसा इसमें से निकाल के। अब नेट जो डिक्लेयर अमाउंट उसके पास में बचेगा 4 साल बाद, क्योंकि 2.5 ये आप लोग समझ सकते हैं 2.5 लाख यहाँ पे देते, अब 4 साल बाद इसके हाथ में कितने आएंगे? 5,01,000 रुपए आएंगे, अगर ये यहां पर टोटल मिलाकर 10 लाख रुपए बाहर से अगर अनडिस्क्लोज मनी लेकर आता है तो। यानी कि मोटे मोटे तौर पर मैं बोलूं, अगर इंसान 10 लाख रुपए ब्लैक मनी लेकर घूम रहा था तो फिर भी अगर वो इसको डिस्क्लोज कर देता है तो 5 लाख रुपए उसके पास में फिर भी बच जाएंगे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन अगर डिस्क्लोज नहीं करेगा
तो फिर सारे के सारे हथियाए जाएंगे और एक्स्ट्रा पैसा भी पे करना पड़ेगा। उसके बारे में भी बात करूंगा आप लोगों से। पहले ये पर्टिकुलर पॉइंट समझते हैं कि 4 साल के लिए पैसा जाएगा कहां। जितना अब तक बताया उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। अगर डाउट भी है तो उसको फिर से क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लेना, क्योंकि अब यहां पर एक थोड़ा सा रिवीजन भी आप लोगों का हो जाएगा। ये पर्टिकुलर जो यहां पर पैसा आएगा, यहां पर जो 2.5 लाख रुपए, वो यहां पर इंसान का जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। नाम में क्या लगा हुआ है? गरीबों का कल्याण करने के लिए यहां पर योजना बनाई है जिससे कि गरीबों को फायदा होगा। और उसमें यहां पर ये 2.5 लाख रुपए जाएगा, वो भी 4 साल के लिए। यानी कि मतलब क्या हो गया? मतलब अभी फिर से समझा देता हूं। जैसे यहां पर ये जो स्कीम लाई गई थी, इसका बेसिक पर्पज ये था कि बाहर अगर कोई अपना 10 लाख रुपए रखता है तो 10 लाख रुपए में से 50% तो उसने टैक्स में पे कर दिया, या फिर जो फाइन लगी उसके चले गए यहां पर। यानी कि ये तो इसका यहां पर चला गया लगभग 50%। अब जो 50% बचा हुआ है उसके हाथ में है, उसमें से 25% जो है वो 4 साल के लिए इंसान को यहां पर रखना पड़ेगा, ताकि उससे जनता का फायदा हो सके, गरीबों का कल्याण किया जा सके। 4 साल बाद उसको ये रिफंड मिल जाएगा वापसी विदाउट इंटरेस्ट। इस पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेगा कि बैंक में पैसा रखा है। ऐसा नहीं कि यहां पर उसको दामाद है वो बैंक में पैसा रख के गया है और फिर उसको रिटर्न मिलेगा। नहीं, ये गलत तरीके से कमाया गया पैसा है। वो तो गनीमत है कि 50% भी तुमको यहां पर मिल रहा है, वरना जेल से बच गए, जेल में भी जाते, फाइन का फाइन लगता और एक तरीके से उन्हें की उल्टे लटकाए जाते। तो आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो 50% गवर्नमेंट छोड़ रही है, तो अगर कोई अपने आधे पैसे बचाना चाहता है तो उसके लिए यहां पर यह प्रोविजन रखा गया है। अभी मैं आप लोगों को मुद्दा समझाता हूं पूरा डिटेल में जो गवर्नमेंट यहां पर बोल रही है। अभी यहां पर अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है, ये 1 मिनट, ये तो यहां पर इसके बारे में बता रखी है, पहले मैं इसी को कंप्लीट कर लेता हूं जो बातें यहां पर। इसमें अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो डिस्क्लोज नहीं करता है इसको, तो फिर क्या है मुद्दा? अगर किसी ने डिस्क्लोज नहीं किया तो बोलने लगा कि भाई साहब हमें डिस्क्लोज करना ही नहीं है, हम तो अपना पैसा ऐसे रखेंगे, और वो इंसान पकड़ा जाता है, तो उस टाइम पर क्या होगा? 30% तो टैक्स पे करना ही पड़ना पड़ेगा, जो वहां पर भी पे करना पड़ा था, जो कि 3 लाख था। ठीक है, यानी कि 3 लाख तो पैसे पे करने ही करने पड़ेंगे, जो कि यहां पर मैंने आप लोगों को बताए थे। 30% तो यहां पर टैक्स पे करने ही करने हैं। ठीक है, अब आगे क्या मुद्दा है? आगे यहां पर यह मुद्दा है कि अगर वो इसको बताता नहीं है तो फिर पेनल्टी लगेगी 3 टाइम्स अमाउंट टैक्स जो भी यहां पर उसने चोरी किया, यानी कि 90% अनडिस्क्लोज, यानी कि उसका 90% जो है अनडिस्क्लोज इनकम जो है उसके ऊपर यहां पर फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग समझ सकते हैं एक तरीके से इंसान की सारी जो पैसा है वो चला गया, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। यानी कि 30% तो जो है पेनल्टी लग गई, तो उसके पास में 7 लाख बच गए। ठीक है, तो यहां पर बोला गया 30% अलोंग विद द पेनल्टी इक्वल टू द 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ टैक्स इवेड, यानी कि उस अमाउंट को जितना उसने टैक्स इवेड किया है, फिर 90% ऑफ अनडिस्क्लोज इनकम, या फिर उसका 90%। ठीक है, यानी कि एक तरीके से समझो कि उस इंसान के पास में कुछ नहीं बचेगा, उसकी यानी ढंढन गोपाल बनेगा। और ऊपर से क्या करेगा? ऊपर से वो इंसान जो है 3 से लेकर 10 साल के लिए उसको टैक्स इवेजन के तौर पर यहां पर टैक्स चोरी करने के उपलक्ष्य में उसको एक गिफ्ट मिलेगा, और वो रहेगा उसको जेल की हवा खिलाई जाएगी। तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यानी कि एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी दे रही है गवर्नमेंट कि या तो इसको डिस्क्लोज कर दो और बच जाओ आप लोग, यहां पर अपना इतना पैसा इतना टैक्स पे कर आप लोग अपनी जिंदगी बचा लो और जिंदगी को एंजॉय करो। तो ये बात बोली गई है ब्लैक मनी, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एसेट्स और इंपोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 के अंदर में एक मौका दिया गया चोर को कि चोरी तो तूने कर ली, पर फिर भी अगर तुझे लग रहा है कि जेल में नहीं जाना है, जेल से बचना है, तो तुम्हारे पास में ये मौका है जेल में जाने से बचने के लिए, पर उसके लिए तुमको यहां पर 50% जो है वो पैसा यहां पर पे करना पड़ेगा। तो ये आप लोग इस तरीके से यहां पर समझ सकते हैं। ठीक है, अभी यहां पर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनके द्वारा क्या बोला गया कि यहां पर जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 368 केस ऐसे हैं जिसमें 14,820 करोड़ का ब्लैक मनी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल सकता है, जिससे जो यहां पर एक तरीके से इंडिया का पैसा है जो बाहर ले जाकर रखा गया है। 648 ऐसे भी अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स हैं जिसमें 4,164 करोड़ रुपए। ठीक है, वन टाइम अगर 3 मंथ कंप्लायंस विंडो की अगर बात करते हैं यहां पर, जो कि यहां पर बात की गई थी पहले भी, देखिए कई सारे लोगों ने उस टाइम पर डिस्क्लोज भी किया, ऐसा नहीं है कि उनके द्वारा डिस्क्लोज नहीं किया है। टोटल अमाउंट जो टैक्स पेनल्टी जो यहां पर अभी देखने को मिल रहा है, ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 2,476,। ये हालांकि आप लोगों को याद नहीं रखना है, ठीक है, यहां से कोई पूछने वाला नहीं है, पर ये वाला पॉइंट आप लोग याद रख लेना। अगर बात करें, बात की जा रही है यहां पर एक तरीके से जो स्विस बैंक है, ये स्विट्जरलैंड के अंदर बैंक है यहां पर, उसके अंदर अगर आप लोग बात करें तो अभी रिसेंटली कमी आई है, यानी कि पहले जितना पैसा लोग जमा कर रहे थे इंडिविजुअल का, पर अभी भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके द्वारा बोला गया कि 8.3% ड्यूरिंग 2021 डिपॉजिट में अभी कमी आई है, यानी कि अभी भी लोग रख रहे हैं, इतना खोप है नहीं लोगों को फिर भी। ठीक है आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर इतना पैसा रहता है, गांठ साठ बनी जाती है और काम चल जाता है इंसान का। गवर्नमेंट ने शाम दाम दंड भेद लगाए, जी हाँ बिल्कुल लगाए, ये कई सारे ऐसे स्कीम लेकर आए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं।
तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर अनडिस्क्लोज इनकम के लिए डिमोनेटाइजेशन किया, पर लेकिन वो काम नहीं आया, फेल हो गया। कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हैं, फेल तो कंप्लीटली नहीं बोलेंगे, हालांकि एक तरीके से 50% आप लोग बोल सकते हैं कम से कम फेल हो गया, ठीक है, कुछ 50-50 हो गया, कहने का मतलब ये। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर की बात की गई, पैसा लेके भागने वाले इंसान को किस तरीके से पकड़ना है, उसके लिए एक कानून लाया गया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब काले धन को सफेद करने का जो काम करते हैं, उसके लिए भी यहाँ पर 2002 का एक्ट है। और बेनामी ट्रांजेक्शन, किसी के कुत्ते के नाम प्रॉपर्टी चढ़ी है, किसी के बिल्ली के नाम, किसी के नौकर के नाम, मतलब इतना पैसा है कि एक तरीके से पता नहीं कहाँ कहाँ बांट रखा है। तो इसमें यहाँ पर अगर किसी के पास बेनामी प्रॉपर्टी है, उसको कोई नाम नहीं है, तो उसको भी जब्त किया जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो कानून लेकर आई। तो इस तरीके के यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा हथकंडे अपनाए गए चीजों को कंट्रोल करने के लिए। अब आप लोगों को एक बात बताऊंगा बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर, जो कि आप लोग सुनकर थोड़ा हैरान भी होंगे। कहीं ना कहीं हम लोग भी ब्लैक मनी की भागीदारी में अपना रोल प्ले करते हैं। रीजन क्या है? जब हम लोग कोई काम कराने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ब्राइब देते हैं जरा सी देर में। अगर आप लोग ब्राइब देना बंद कर दोगे तो इनडायरेक्ट वे में आप लोग बोल सकते हो देश की तरक्की में आप लोग रोल प्ले कर रहे हो। तो हम लोग को भी अवेयर होना जरूरी है यहाँ पर। इसके चलते लोगों को भी अवेयर करना चाहिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी चाहिए, मैसेज यहाँ पर शेयर करने चाहिए, ऑर्गेनाइज कराने चाहिए रोड शो सेमिनार, ताकि लोग जो है इससे बच सके। और मिनिमम ट्रांजेक्शन जो होना चाहिए वो कैश में होना चाहिए, मैक्सिमम फ्लो जो होना चाहिए वो ऑनलाइन होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड होता है। पेटीएम, भीम ऐप, या फिर आप लोग कोई भी आज के डेट में यूज कर रहे हो, जो भी आप लोग आज की डेट में अपना ऐप यूज कर रहे हो। अच्छा, आप लोग कौन सा ऐप यूज करते हो? आप लोग भीम, या फिर आप लोग कौन सा, एक तरीके से गूगल पे, पेटीएम, या फिर व्हाट्सएप के भी पे आ रखे हैं आज, तो कौन सा ऐप आप लोगों को सबसे अच्छा लगता है पर्सनली जो आप लोग पेमेंट करते हो? उसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी गाइडलाइन होती है वो फॉलो करके रखना है, अपनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसी के साथ में शेयर नहीं करनी है। अब तो अगर आप लोग भीम ऐप वगैरह पे करते हो तो वहां पर क्यूआर कोड भी आप लोग किसी को दे सकते हो आसानी से, जिसमें आप लोगों की इन्फॉर्मेशन नहीं जाती है। तो मिनिमम इन्फॉर्मेशन आप लोग की बाहर जाए, ये आप लोग को फोकस देना है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग अपने लेवल पर काम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर अगर बात करें, अगर पूछा जाए यहाँ पर कि क्या इंपैक्ट पड़ता है अगर कोई ब्लैक मनी जो है वो यहाँ पर सामने निकल कर आती है, आप लोगों को यकीन नहीं होगा। इनडायरेक्ट वे में देखा जाए, हम लोग जब ऐसी हरकतें करते हैं ना, तो अपने देश को बर्बाद कर रहे होते हैं। तो ये चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी, तभी हम लोग इनका सोल्यूशन भी निकाल पाएंगे। गवर्नमेंट के पास में टैक्स कम जाएगा तो एजुकेशन के ऊपर काम नहीं कर पाएगी, हेल्थ के ऊपर काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट को फिर क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को यहाँ पर पैसा बढ़ाना पड़ेगा डीजल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर। तो इन्फ्लेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा अलग अलग एरिया में। इवन रियल इस्टेट जो मकान वगैरह खरीदते हैं वो भी लोगों को महंगे मिलते हैं, और अनकंट्रोल इन्फ्लेशन यहाँ पर पहुंच जाता है इन सब रीजन की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट को यहाँ पर फिर ऐसे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं कई सारी तरीके की वजह से, ठीक है। इसी के साथ में मास पोवर्टी, लोग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे जाते हुए आप लोगों को नजर आएंगे, क्योंकि लोगों के पास में खाने पीने, एजुकेशन के लिए काम ही नहीं है। तो इनडायरेक्ट वे में देश को बर्बाद कर रहे हैं हम लोग ऐसा करके, ठीक है। टेक्नोलॉजी कहीं पर आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि इसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, पैसा तो ही नहीं है, पैसा तो चोरी किया जा रहा है। इसी के साथ में लोग जो है गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये चीजें हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। तो हमारी कंट्री में जो फॉरेन रिजर्व है वो भी घटना स्टार्ट हो जाता है, ये दिक्कतें देखने को मिलती है, और करप्शन इसकी वजह से और ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक तरीके से आप लोग ऐसा एक इंसिडेंट बोल सकते हैं जिसको कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। वो नहीं कहते कि एक साइकिल यहाँ पर लाइन में खड़ी हुई है बहुत सारी, एक साइकिल को जरा सी उंगली लगा दो तो ये सारी साइकिल जो है वो इस तरीके से गिरती चली जाएंगी। तो क्या होता है, ये कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको। तो यानी कि जब एक हरकत इंसान करता है तो वो कई सारी हरकतों में फिर फंस जाता है। ऐसे बोलते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ गए यार। तो वही वाली बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसलिए कोशिश करो कि कभी भी इन सब तरीकों से अगर डिस्टेंस बनाकर रख सको तो अच्छा रहेगा। अभी यहाँ पर कई सारे प्रपोजल लाए गए यहाँ पर इंडियन जो ब्लैक मनी को रोकने के लिए। जैसे मैंने बताया, पेनल्टी के बारे में बात की जा रही है, सेटलमेंट कमीशन है, वन टाइम आप लोगों को दिया है कि भाई साहब आओ और अपनी सॉल्यूशन निकाल कर जाओ। वॉलंटरी डिस्क्लोज के बारे में बात की गई, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से बता दो आकर, ठीक है। स्टैट्यूटरी प्रोविजन कानून भी बनाए, रेड मारनी चाहिए यहाँ पर, सीज करनी चाहिए मनी। और इसी के साथ में अगर अगेंस्ट वॉलंटरी कंप्लायंस के बारे में बात कीजिए तो डिसइंसेंटिव करना चाहिए, और इकोनॉमिक जो लिबरलाइजेशन है उसके ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए, जिस तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। और गवर्नमेंट ने ये तो यहाँ पर आप लोगों के सामने लेकर आई है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि साम दाम दंड भेद लगाकर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए, तभी जाकर ये ब्लैक मनी कंट्रोल होगी। क्योंकि जब ब्लैक मनी बनती है तो कहीं ना कहीं करप्शन होता है, और जहां पर करप्शन होता है किसी गरीब का पेट कटता है, और उस गरीब का पेट कटता है यहाँ पर, यानी कि एक तरीके से भुखमरी, गरीबी, ये सारी चीजें हमारी बढ़ती हैं। और जो हम लोग बार बार बात करते हैं किसके बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, तो टोटल ये सस्टेनेबल गोल है, हम लोग इनको अचीव ही नहीं कर पाते हैं और फिर से पीछे रह जाते हैं। भुखमरी ऐसी रहेगी, गरीबी ऐसी रहेगी, हेल्थ नहीं होगी, अच्छे एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो हमारी सोसाइटी आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी आंसर राइटिंग का क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आप लोगों को प्रीलिम्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कराऊंगा।
बात की जा रही है द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक। देखिए ब्लैक मनी को आप लोग कई बार पैरेलल इकोनॉमी भी बोल देते हैं, क्योंकि जब यहां पर हम लोग काम करते हैं ना अपनी इकोनॉमी के ऊपर, गवर्नमेंट कोई मान लीजिए कानून लेकर आ रही है, तो यहां पर एक ऐसी मनी है जो कि गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कहां पर पड़ी है, तो प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है, तो पैरेलल इकोनॉमी चलती रहती है। ठीक है, अंडर द कारपेट चलता रहता है सब कुछ। तो जो एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक ये फिर पैरेलल इकोनॉमी हैज सीरियस इंप्लीकेशन फॉर गवर्नमेंट फाइनेंस। तो जो गवर्नमेंट के जो फाइनेंस है उसके लिए काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि टैक्स नहीं जा रहा है। डिस्कस द वेरियस मेजर अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू कर्ब एंड कंट्रोल ब्लैक मनी। तो यहां पर क्या क्या उनके द्वारा अभी फिलहाल जो है, क्या क्या उनके द्वारा अभी जो स्टेप उठाए गए हैं इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो 250 शब्द में आप लोग इसको लिखिएगा अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो 150 शब्द में आप लोग इसको लिख लेना। ठीक है, तो अटेम्प्ट करना अच्छे से, पूरी सारी चीजें आप लोगों को एक एक कर बता ही दी है, कोई भी डाउट इसको लेकर अब आप लोगों के माइंड में यहां पर नहीं होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आप लोगों का प्रीलिम्स का भी है, देखता हूं कौन कौन से आंसर देता है और किसने इसको अच्छे से सुना है, तो वही इसका आंसर दे पाएगा, और आप लोग कॉन्फिडेंस भी आएगा जब आप लोग इसका आंसर देंगे, तो अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम एंड एसेट्स एंड इम्पोजिशन टैक्स 2015 का जो है, इसके बारे में स्टेटमेंट आप लोगों को पढ़नी है। कंसर्न पर्सन जो है उसको टैक्स पे करना है 30%, और इक्वल अमाउंट उसको देना है पेनल्टी में, जो एक तरीके से अनडिस्क्लोज जो भी यहां पर एक तरीके से फॉरेन वेल्थ उसके पास में है। इसी के साथ में पनिशमेंट रहेगा 3 to 10 ईयर यहां पर, और जो एक तरीके से अगर गलत तरीके से कोई यहां पर इस तरीके से पैसा रखता है तो। ठीक है, तो वाइल्डफुल इवेजन आप लोग बोल सकते हैं इसको। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है? ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ, और डी में बोला गया ये है यहां पर नन ऑफ द अबोव। सही आंसर क्या अगर बोला जाए तो इनकरेक्ट पूछा गया। अभी मैंने आप लोग को डिटेल में पढ़ाई है सारी बातें, क्या पढ़ाई यहाँ पर अभी 30% के बारे में भी यहाँ पर सारी चीजें पढ़ाई हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसी के साथ में आप लोग देख सकते हैं, तो आंसर यहाँ पर डी हो गया कंप्लीटली। तो इस तरीके से क्वेश्चन यार आप लोग बनते हैं, टॉपिक को ऐसे तैयार करो क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है, अगर करेक्ट पूछा जाता तो आंसर आप लोग का सी हो जाता। मजा आया कि नहीं आया? टॉपिक को बिल्कुल ऐसे कवर करो कि किसी को पढ़ा दो भाई साहब कि ऐसी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हो, या फिर आप लोग कमेंट कर भी बता सकते हो कैसा लगा। 1 सेकंड लगती है, फीडबैक जरूर दिया करो। ठीक है, इससे मुझे पता चलता रहता है कि कैसा आप लोग का बेसिकली ये टॉपिक चल रहा है, और कोई भी डाउट माइंड में लेकर नहीं जाना है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम आप लोगों को देखने को मिलती है, और अगर कोई ऐसी स्कीम है तो इसका मतलब ये है कि वो ऐसे लोगों के लिए है जो कि बाहर से अपने देश को देखने आते हैं। नाम है इसका स्वदेश दर्शन स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो कि हमारी कंट्री में पर्यटन मंत्रालय है, वो चाहता है कि बाहर जो भी इंडियन रहते हैं वो अपने देश को देखने आए, तो इससे हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। इसके चलते हमारे देश में एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक ढांचागत विकास भी करना होता है, बाहर से अगर लोगों को बुलाना है। टूरिज्म जो है कई सारे देश में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उनकी इकोनॉमी में। सोचो हमारे देश में भी अगर इस तरीके से टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ जाए तो कितना ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अभी क्यों न्यूज़ में? क्योंकि स्वदेश दर्शन का 2.0, जैसे नहीं रजनीकांत की मूवी थी चिट्टी का 2.0 आ गया था, तो इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो स्वदेश दर्शन के बारे में बातें कर रहे हैं, तो 2.0 यहाँ पर इसका अभी पैटर्न चलाया जा रहा है, यानी कि इसका 2.0 वर्जन आ गया। तो जो मिनिस्टर है इनका नाम है जी, जो एक तरीके से किशन रेड्डी जी, उनके द्वारा यहाँ पर इसके वर्जन के बारे में बात की जा रही है। ये काफ़ी आज की बात नहीं है, अगर आप लोग यहाँ पर इसको देख पा रहे हो तो इसको बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि एक ऐसी स्कीम है जो कि हमारी कंट्री में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। जब इसको लॉन्च किया गया था तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा स्पीच दी गई थी 2019 में। थोड़ा सा सुनने की कोशिश कीजिएगा, आवाज़ हो सकता है थोड़ी कम हो पर लेकिन सुनिएगा, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ाकर। साल में 1-2 बार परिवार के साथ दुनिया के अलग अलग देशों में टूरिस्ट के रूप में भी जाते हैं, बच्चों को एक्सपोजर मिलता है, अच्छी बात है। लेकिन मैं आज ऐसे सभी परिवारों से आग्रह करता हूं, देश के लिए, जब देश आजादी का 75 साल मना रहा है, तब देश के लिए इतने महापुरुषों ने बलिदान दिए हैं, तब जिंदगी खपा दी है, तब क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके संतान भी हमारे देश की बारीकियों को समझे? कौन माँ बाप नहीं चाहेगा कि हमारे आपकी आने वाली पीढ़ी भावनात्मक रूप से इस मिट्टी से जुड़े, इसके इतिहास से जुड़े, उसके हवाओं से, उसके पानी से नई ऊर्जा प्राप्त करे? ये हमें प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। हम कितने ही आगे बढ़े, लेकिन जड़ों से
से कटना हमें कभी भी बचा नहीं सकता है, बढ़ा नहीं सकता है। और इसलिए जो दुनिया में टूरिस्ट के रूप में भले जाते हो, क्या मैं आपसे एक चीज मांग सकता हूं? लाल किले पर से देश के नौजवानों के रोजगार के लिए, विश्व में भारत की पहचान बनाने के लिए, भारत का सामर्थ्य उजागर करने के लिए, मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपसे एक छोटी सी मांग कर रहा हूं। क्या आप तय कर सकते हैं कि 2022 आजादी के 75 साल के पहले हम कम से कम अपने परिवार के साथ भारत के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे। वहां कठिनाइयां होगी तो भी जाएंगे, वहां अच्छी होटल नहीं होगी तो भी जाएंगे। जब मोदी जी ये बात बता रहे थे, उन्होंने बोला बहुत कठिनाइयाँ होंगी तो भी जाएंगे। उस टाइम पर इनको नहीं पता था कि कोरोना आ जाएगा। और 15 डेस्टिनेशन पर अगर हम लोग घूमते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं अपने देश में हम लोग कितना टूरिज्म बढ़ाएंगे। बाहर घूमने कई बार जाते हैं विदेशों में, अगर पहले अपने देश में हम लोग अच्छे से घूम ले उसके बाद में बाहर जाएं तो कैसा रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिले तो नहीं जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, पर लेकिन अपने देश में भी अगर मौका मिले तो जरूर घूमना चाहिए। साल में कम से कम एक डेस्टिनेशन तो आप लोग डिसाइड कर ही सकते हैं कि हाँ यार वहां पर घूमने जाएंगे। ओके, कभी कभी कठिनाइयां भी जिंदगी जीने के लिए काम आती है। हम बच्चों को आदत डालें, यही हमारा देश है, और एक बार जाना शुरू करेंगे तो वहां व्यवस्थाएं विकसित करने वाले भी लोग आने लग जाएंगे। क्यों ना हमारे देश में 100 ऐसे बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप न करें? क्यों हर राज्य में 2 या 5 या 7 टॉप क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन टारगेट करके तय करें और हम तय करें। हमारा नॉर्थ ईस्ट इतनी प्राकृतिक संपदा है, लेकिन कितनी यूनिवर्सिटी होगी। ये तो सच्ची है यार। अगर आप लोग अपने नॉर्थ ईस्ट के एरिया में अगर घूमने कभी जाओ, मौका मिले तो यार इतनी शानदार एरिया है वहाँ पर। एक्चुअली कई सारे दोस्त हैं जो कि आर्मी में हैं, तो कई बार उन्होंने अपने वहाँ से वीडियोस वगैरह भेजी हैं बनाकर। मतलब धरती पर स्वर्ग आप लोग बोल सकते हो यार, ऐसी चीज़ें हैं। हालांकि ढांचा इतना अच्छा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इतनी अच्छी नहीं है। नेचुरल तरीके से अगर आप लोग कनेक्ट होना चाहते हैं तो बड़ी ही बेहतरीन एरिया आप लोग वहाँ पर बोल सकते हैं, पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया को। जो अपना टूरिस्ट डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट को बनाती है, ज्यादा कंट्रीब्यूट करना नहीं पड़ता है। आप तो 7 दिन 10 दिन निकालते ही हैं, लेकिन देश के भीतर ही निकालिए। आप देखिए, आप जहां जाकर के आएंगे वहां नई दुनिया। समझ में आ गया? तो यहाँ पर अपने देश को जानने की बात की जा रही है, और जब इसके बारे में यहाँ पर ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया तो ये आज की बात नहीं है, काफ़ी पुरानी आप लोग यहाँ पर चीज़ें देख सकते हैं। उसी को आगे लेकर चलते हुए यहाँ पर ये स्कीम लाई गई है ताकि अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके। स्वदेश दर्शन स्कीम, तो यानी कि अपने ही देश के दर्शन करने के लिए यहाँ पर ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई 2014-15 में। और इसके चलते टूरिस्ट सर्किट भी कई सारे हमारे देश में डेवलप किए गए। मिनिस्ट्री जो है यहाँ पर वो टूरिज्म है, इसके पापा मिनिस्ट्री, और फंडिंग जो आती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रही है। जैसा मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताया, खासकर अगर बात करें तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा यहाँ पर आ रहा है। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी वजह से? जॉब क्रिएशन होगा, बहुत सारे नए नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप होंगे, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। आप लोगों को पता है जैसे कि श्रीलंका की जीडीपी इसलिए डूब गई, श्रीलंका इसलिए सड़क पर आ गई, बहुत बड़ा रोल टूरिज्म सेक्टर का था। टूरिज्म चलाई नहीं तो डूब गई कंट्री। इसी के चलते यहाँ पर और भी कई सारे एरिया में हम लोग अपना पोटेंशियल निहार पाएंगे। तो ये कई सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जिसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। और कई सारे ऐसे सर्किट आज के डेट में डेवलप किए गए हैं, जैसे बुद्धिस्ट, कोस्टल, डेजर्ट, इको, ये हेरिटेज। तो ये दुनिया भर के सर्किट हमारे देश में जो डेवलप किए जा रहे हैं अलग अलग एरिया को कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ताकि टूरिज्म जो है वो हमारे देश में बढ़े। हमारा देश तो यार इतना शानदार देश है ना, इससे बढ़िया ना एक तरीके से इसको चूमने का मन करता है अपने देश को। आप लोग देखते हैं, आप लोगों को बर्फ यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में आप लोग रेगिस्तान देखने को मिलेगा, पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी, समुद्र के दर्शन आप लोगों को हो जाएंगे। कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे देश में नहीं है? इसलिए इसको बुलाते हैं यह है हमारा प्यारा महान भारत, जो कि सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर इसके अंदर समेटे हुए मिलती है। इससे बढ़िया और क्या चीज़ होगी? तो ये ऐसी स्कीम जब लाई जाती है तो कई सारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं, चीज़ों को कनेक्ट कर सके अच्छे से। लोकल कम्युनिटी को बहुत फायदा होता है जब आप लोग घूमने जाते हो। आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर वो अपने छोटे छोटे से स्टोर लगाए बैठे होते हैं। पुअर जो तबका है सोसाइटी का, उनको फायदा देखने को मिलता है। और डेवलपिंग वर्ल्ड में ढांचागत विकास करने का एक मौका मिलता है, तो इनकम ऑफ सोर्स बनता है, बहुत सारे लोगों के लाइवलीहुड का रीजन बनता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में डेवलपिंग एक तरीके से कंट्री को तो फायदा मिलता है, इंप्लॉयमेंट जनरेशन में भी फायदा मिलता है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं।
एक ऐसी स्कीम यहाँ पर प्रसाद आप लोग बोल सकते हैं जिसको बोला गया था नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज आर्गुमेंटेशन ड्राइव। तो ये एक प्रसाद यानी कि आप लोग जानते हैं जब आप लोग जाते हैं प्रसाद मिलता है मंदिर के अंदर, तो ये भी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा ही 2014-15 में। तो दोनों स्कीम आप लोगों से पूछी जा सकती है, ये यहाँ पर स्वदेश दर्शन और प्रसाद स्कीम, तो दो स्कीम इस आर्टिकल के अंदर आप लोग की कवर हो रही हैं। तो इसलिए आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर से वही है, कैसे हम लोग अपनी कंट्री में जो ऐसे डेस्टिनेशन है खासकर जहां पर आप लोग रिलीजन के नाम पर जाते हैं उनको टूरिस्ट हब हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये फोकस है यहाँ पर इसका, रोड के थ्रू, रेल के थ्रू, वाटर के थ्रू, जैसे भी कनेक्टिविटी बने वहां पर कनेक्टिविटी बनाए ताकि अपने देश को कनेक्ट कर सके, और इसी के बेस पर यहाँ पर काम किया गया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अलग अलग एरिया जो है यहाँ पर इनको डेवलप किया जा रहा है ताकि एक तरीके से रिलीजन टूरिज्म के नाम पर भी हम लोग कनेक्टिविटी बना सके। तो अभी इसका जो यहाँ पर स्वदेश दर्शन स्कीम का दूसरा वर्जन यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है, जिसको एक्सटेंडेड 2.0 वर्जन भी आप लोग बोल सकते हैं। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। सस्टेनेबल और रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म होना चाहिए। कभी भी कहीं घूमने जाते हो यार, एक थोड़ा सा ध्यान रखा करो, पॉलिथीन प्लास्टिक बैग वगैरह वहां पर मत स्प्रेड करा करो। हालांकि अब तो बंद कर दी गई है, पर लेकिन कई बार ऐसे देखने को मिला है कि कई सारे ऐसे, जैसे कि अभी अमरनाथ की यात्रा पर भी जाओगे तो वहाँ दुनिया भर की प्लास्टिक की बोतलें और कप वगैरह आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को कंट्रोल करनी पड़ेगी। कल्चर और हेरिटेज के ऊपर फोकस देना पड़ेगा, किस तरीके से चीज़ों को हम लोग अच्छे लेकर चल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ऊपर साथ में लेकर चलने की बात की जा रही है ताकि सिचुएशन को हम लोग अच्छे से सुधार सकें। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, हम लोग अपने देश को अगर साफ सुथरा बनाना चाहते हैं तो हम लोग को पार्टिसिपेट करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बोला गया यहाँ पर, ये 2014-15 में लॉन्च की गई। इनिशिएट जो है टूरिस्ट एक तरीके से अच्छा एक्सपीरियंस मिले वो अपॉर्चुनिटी देने की बात की जा रही है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। डिटेल में डिस्कस किया मैंने, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। ओनली अगर ये भी बताया तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो भी आप लोग यहाँ पर आंसर आसानी से दे दोगे, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में क्या डिफरेंस होता है? सेंट्रल सेक्टर की स्कीम होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा पैसा देगी। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर पैसा देती है। ठीक है, तो ये था पूरा आर्टिकल। मैं आशा करता हूं कि माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दो स्कीम, इसी के साथ में क्वेश्चन, और पूरा ये क्यों न्यूज में था, सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। फीडबैक जरूर दिया करो, जैसा भी आप लोगों को लगता है अच्छा बुरा आप लोग अपने बारे बता सकते हो लेक्चर के बारे में, जो भी शब्द आप लोगों के दिल में आते हैं, दुआ या फिर बद्दुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है, भारतीय नागरिक होने के नाते तो आप लोगों को इसके बारे में पता ही होना चाहिए। इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, चाहे किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। रामसर साइट की संख्या हमारे देश में टोटल मिलाकर 54 हो गई है। अब तक कितनी थी? 49 रामसर साइट थी, अब 54 हो गई है। ये आर्टिकल द हिंदू के अंदर भी कवर किया गया और ये आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी कवर किया गया। तो दोनों जो कि रेप्यूटेड न्यूज़पेपर हैं उनके अंदर यहाँ पर ये आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो ये नई 5 रामसर साइट आप लोगों को देखने को मिली, इसके बारे में हमारी कंट्री के जो मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी, उनके द्वारा भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई। ये 5 रामसर साइट जो हैं, ये अगर बात करें यहाँ पर, इसमें से आप लोगों को देखने को मिलेगी अलग अलग राज्य में। तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी, उनके द्वारा बधाई दी गई कि 54 रामसर साइट अब देश के अंदर हो चुकी हैं। अगर इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूं, जो नई रामसर साइट है यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर आप लोगों को 3 देखने को मिलेगी। इसी के साथ में एक मध्य प्रदेश और एक आप लोगों को मिजोरम में देखने को मिलेगी। तो जो नई अभी रिसेंटली ताजी नई जो ऐड हुई हैं, उनके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर रामसर साइट जो है वो किस पर्टिकुलर राज्य में देखने को मिलती है। नाम क्या क्या इनके? पहली जो है यहाँ पर, इसका नाम है यहाँ पर करिकिली, जो बर्ड सेंचुरी है तमिलनाडु के अंदर में। दूसरा है यहाँ पर, इसका नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा पिल्लेकनई, तो ये मास रिजर्व फॉरेस्ट है। और इसी के साथ में नेक्स्ट है यहाँ पर पंचवरम, तो ये आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेंगे? तीनों तमिलनाडु के अंदर। इसी के साथ में साक्या सागर और जो पाला वेटलैंड, ये मध्य प्रदेश और मिजोरम में। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में दे भी दी है। आप लोग कभी आगे फ्यूचर में अगर रिवीजन करने लगो तो आप लोगों को इसके बारे में कोई भी डाउट देखने को न मिले, तो इसलिए छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा दी है। बाकी रामसर साइट के बारे में बात करें तो 1982 में यहाँ पर रामसर, ईरान के अंदर ये कन्वेंशन साइन किया गया था। टोटल मिलाकर 2400 के करीब रामसर साइट है ऑल ओवर वर्ल्ड में। 2.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। 49 थी अब तक इंडिया के अंदर में, 5 नई ऐड कर दी गई हैं। अगर इनके एरिया के बारे में बात करेंगे तो 10,936 किलोमीटर देखने को मिलेगा स्क्वायर किलोमीटर, और 18 राज्य में फैली हुई है। यूके में सबसे ज़्यादा है और मैक्सिको में यहाँ पर दूसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगी सबसे ज़्यादा रामसर साइट।
ये एक लिस्ट भी आप लोगों के सामने प्रोवाइड करा दी है। अभी जो नेक्स्ट आर्टिकल आप लोगों से मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर जितने भी स्टार आप लोग लगाएं उतने ही कम है। रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर ये कि उसके अंदर बहुत सारी बातें आप लोगों से डिस्कस करूंगा। बस एक छोटा सा मिस्टेक है वहाँ पर जो कि आप लोगों को याद रखना है। 49 रामसर साइट वहाँ पर बोला गया है और अभी यहाँ पर 5 नई ऐड हो गई हैं, ठीक है, क्योंकि लगभग 1 महीने पहले वो आर्टिकल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है बहुत सारी और आप लोगों का इसी के चलते चलते एक पूरा कंप्लीट टॉपिक भी हो जाएगा। क्वेश्चन भी होंगे उसके एंड में जो कि आप लोग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं। तो ये काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है जिससे अक्सर एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन बने हैं। मैं तो ये बोलूँगा कि कट करके आप लोग उसको रख भी लेना, स्लाइड हालांकि मिल जाएगी आप लोगों को ये बेसिकली जो पीडीएफ इनको अपने पास में रखिएगा क्योंकि कभी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आप लोग ये बनते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में जो यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया कई सारे बच्चों के द्वारा मेल किए गए, प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस यार सबको, बहुत सारे मेल आए थे। तो अभी फिलहाल आप लोग मेंस के लिए तैयारी करिए और फिर बाद में बातें करेंगे, ठीक है। मेंस का रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आने के बाद में मेल नहीं आते हैं प्रीलिम्स तक तो मेल करते रहते हो, मेंस तक भी मेल कर देते हो, फाइनल रिजल्ट जैसे ही आता है तो गायब हो जाते हो, ठीक है चलिए कोई नहीं, अपना अच्छे से एंजॉय करो यार लाइफ को और अपना ध्यान रखो, ठीक है। तो नेक्स्ट आर्टिकल अच्छे से देखते हैं। आर्टिकल यार बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे डायमेंशन इंक्लूड कर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों से कोई वेटलैंड के बारे में पूछ ले डेफिनेशन, तो ये क्या है, रामसर कन्वेंशन क्या है, आखिर क्यों इसके बारे में अलग से बात की जा रही है। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। कार्बन सीक्वेंस्ट्रेशन क्या होता है जिसके ऊपर अलग से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वो भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अगर नॉर्मल भाषा में आप लोगों से कोई पूछ ले वेटलैंड क्या है और वो कोई बच्चा ऐसा है जो गाँव का रहने वाला है, तो उसको समझाने के लिए आप लोग बोल सकते हो कि भाई गांव में जो जोहड़ होता है ना, जिसको आप लोग तालाब बोलते हो, वो एक तरीके से वेटलैंड है। पर लेकिन अगर डेफिनेशन आप लोगों को एग्जाम में लिखनी हो तो आप लोग बोल सकते हैं वेटलैंड इज एन एरिया ऑफ लैंड जहां पे आइदर कवर्ड बाय द वाटर और सैचुरेटेड विद वाटर, यानी कि या तो ऐसा हो कि पानी से पूरा ढका हुआ हो या फिर ऐसा हो कि पानी इतना हो कि यानी गारा होती है जो मिट्टी गीली, उसमें पानी जो पाँव धंसते हैं थोड़ा, तो उस तरीके से थोड़ा सा वहां पे हो, यानी कि इस तरीके का एरिया जो है वो वेटलैंड कहलाएगा। ये डेफिनेशन है एक तरीके से। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कहीं कहीं मिट्टी आप लोगों को देखने को मिल रही है तो कहीं कहीं पानी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बहुत कुछ बताऊंगा इसके बारे में, आखिर ये न्यूज़ में क्यों है उसके बारे में बातें करते हैं। और इस आर्टिकल के एंड में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो अगर अच्छे से आप लोग आर्टिकल सुनोगे तभी क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। तो बहुत अच्छे से और प्यार से आर्टिकल सुनना है, पढ़ाई के साथ में प्यार करना स्टार्ट कर दो, आप लोगों को मजा आने लगेगा, ठीक है। इसको आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यार है कि भाई ये तो बताओ पढ़ा क्यों रहे हो। इसको पढ़ा यार इसलिए रहा हूं क्योंकि अभी फिलहाल ये बहुत ही हॉट टॉपिक बन गया है, खासकर 2-3 रीजन की वजह से। एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो है अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो जमीन है उसको कवर करते जा रहे हैं कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन करते करते, उसकी वजह से रीजन बन गया। तो इसकी वजह से बहुत ही सारी चीजें जो हैं वो चेंज हो रही हैं, खासकर हमारी लाइफ पे इंपैक्ट पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसका इंपैक्ट क्या क्या हो सकता है, तो इस तरीके से इसको ये बोला गया है कि यार ये ना एक अलग टॉपिक निकाल लो आप लोग। ये बिल्कुल ऐसी है, अगर थोड़ा समझाने के लिए मैं एक दूसरी डायमेंशन में जाऊं, आप लोगों को पता है पहले एससी और एसटी का एक ही कमीशन हुआ करता था, ठीक है, पर लेकिन बाद में चलकर एससी एसटी का जो कमीशन है वो डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि इनका नेचर जो है उनको समझ में आ गया कि एक साथ में दोनों को लेकर नहीं चला जा सकता। ये कैसे किया गया, थोड़ा सा इसके बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ, रिवीजन भी आप लोगों को हो जाएगा। 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2003 में। तो 2003 में जब ये 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, इससे पहले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो था वो एक ही जगह दोनों का हुआ करता था कमीशन। पर लेकिन फिर इसके बाद में 2003 में जब ये संविधान में संशोधन कर दिया तो 2004 में इनको लगा कि अब कमीशन अलग बना देना चाहिए। तो इनके द्वारा फिर यहाँ पर 2 कमीशन अलग अलग बना दिए। एक तो शेड्यूल कास्ट के लिए जो चल रहा था वो तो शेड्यूल कास्ट के लिए रह गया, जो नेक्स्ट अलग बनाया गया तो आर्टिकल 338 में ए, यानी कि एक नया आर्टिकल ऐड कर दिया, जिसके चलते एक नया यहाँ पर एक अलग से कमीशन बन गया। अब यहाँ पर शेड्यूल कास्ट को देखने वाला अलग हो गया और शेड्यूल ट्राइब को देखने वाला अलग हो गया। तो शेड्यूल कास्ट के लिए अगर आप लोग बात करते हैं तो आर्टिकल हो गया यहाँ पर 338, और शेड्यूल ट्राइब के लिए अगर बात करेंगे तो 338 का ए, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर अब ये बात की जा रही है कि यार ये ना एक इंडिपेंडेंट टॉपिक ले लो। अब तक तो आप लोग इसको सबके साथ में इंक्लूड कर लेते थे कि वेटलैंड हो गया, ठीक है यार, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, सब चीजें चल रही हैं, उसके साथ में मिलाकर हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वो नहीं, घर में इंसान बैठे हुए हैं, सारे सबको एक साथ इंक्लूड करके चल दो। पर अब ये लग रहा है कि नहीं यार, इसको अलग से लेकर चलते हैं, इसके ऊपर एक्सपर्ट अलग से फोकस देकर चलेंगे ताकि इसके बारे में समझा जा सके और रिस्टोर करा जा सके, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया होता है जिसके बारे में बात करना भी जरूरी है।
और ये कार्बन सीक्वेंस्टेशन का काम करता है। ये क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कई बार बनते हैं। लेकिन नॉर्मली हम जिस पृथ्वी के ऊपर रहते हैं उसमें क्या होता है, आप लोगों को एक प्रोसीजर देखने को मिलेगा। आप लोगों ने ये सुना होगा कि ना तो एनर्जी क्रिएट होती है और ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, यानी कि एक तरीके से वही एनर्जी रहती है, बस अपना स्वरूप चेंज कर लेती है। आप लोग बोलोगे समझ में नहीं आया, सर से उतर गया। मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर यह कि जैसे पानी है, अभी पानी है, थोड़ी देर में क्या कर दिया आप लोगों ने, उसका पानी का बर्फ बना दिया, दूसरी फॉर्म में आ गया, पानी को और गर्म कर दिया तो उसकी गैस बन गई। तो यानी कि फॉर्म चेंज हो रहे हैं, एनर्जी जो है वो इतनी ही रहती है, तो ये माना जाता है नॉर्मली। अब यहाँ पर क्या होता है, हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेते टाइम हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, पर लेकिन जब छोड़ते हैं तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसी तरीके से पेड़ जो होता है, पेड़ यहाँ पर क्या करता है, पेड़ यहाँ पर ऑक्सीजन निकालता है जब वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, तो उसमें ये CO2 को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। तो ये पूरा प्रोसीजर चलता है जिसकी वजह से इस पृथ्वी के ऊपर एक बैलेंस बना रहता है। तो कार्बन सीक्वेंस्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन जो है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। खासकर जो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन है उसको एक तरीके से एब्जॉर्ब किया जाएगा ताकि उसकी क्वांटिटी जो है वो कम की जा सके इन्वायरमेंट के अंदर में। तो ये जो प्रोसीजर होता है इसको आप लोग कार्बन सीक्वेंस्टेशन बोलते हैं। और जो ग्लोबल वार्मिंग होती है कहीं ना कहीं उसको कम भी कर पाते हैं इसकी वजह से, ताकि कार्बन जो है वो ज़्यादा न रहे। कार्बन ज़्यादा रहेगा तो दिक्कत देखने को मिलेगी। और कार्बन के बदले जब हम लोग मीथेन के बारे में बात करते हैं, CH4 के बारे में, तो ये याद रखिएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में 80 गुना ज़्यादा है, ये गर्म करती है। तो इसका निकलना तो और भी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा होगा कई सारी यूरोपियन कंट्री क्या है, वो जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि जानवरों का जो गोबर होता है उसमें से यहाँ पर ये CH4 निकलती है, तो किस तरीके से जानवरों की संख्या कम करनी है, तो उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, यानी कि इंसान जो है वो अपने आप को न सुधार कर ऐसी ऐसी चीज़ें तो करवा लो उससे। तो ये इशू आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कहाँ पर कह रहे हैं इसको डिस्कस करने के लिए कि हाँ यार इसको अलग अलग टॉपिक रख लेते हैं। तो ये जो कॉन्फ्रेंस होती है, जैसे आप लोगों को पता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी आप लोगों ने कई बार सुना है कि 26 अभी कहाँ पर हुई थी, आप लोग बताइए। चलिए, यूके के अंदर हुई थी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, जहां पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं 5 कस्में खाकर आए थे। उन 5 कस्मों में एक ये भी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड को 2070 तक का हम लोग जीरो लेकर आएंगे उसका एमिशन। तो एक ये भी थी। बाकी आप लोग बताइए लोकेशन कहाँ पर हुई थी वो, ठीक है। कई सारे बच्चे बहुत ही अच्छे से डिटेल से आंसर देते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार, उस टाइम पर मन करता है इसलिए एक्स्ट्रा चीजें बताने का भी। अभी आप लोग देखो ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, वरना इस टॉपिक के साथ में इसका कोई मतलब बनता नहीं है। पर लेकिन जब अच्छा मन होता है ना कि पढ़ाने का और अच्छे से मन होता है, तो वो तब होता है जब आप लोग और इंगेजमेंट दिखाते हो। वरना इस टॉपिक के साथ में एक्स्ट्रा चीजें इसका बताने का कोई मतलब तो नहीं था यहाँ पर कि हम लोग पढ़ा रहे हैं वेटलैंड और बता दें यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कमीशन के बारे में कि ऐसे इसको अलग करने की बात की जा रही है। तो ये तब होता है जब टीचर का मन खुश होता है। और वो कब होता है, जब बच्चे भी उतने ही हिम्मत से पार्टिसिपेट करते हैं, उतना ही इंगेजमेंट दिखाते हैं जब टीचर पढ़ा रहा होता है। तो उस तरीके से मैं हमेशा आप लोगों को ये बातें कहता हूँ कि जब पढ़ा रहा होता हूँ तो आप लोग भी इंगेजमेंट दिखाया करो। वैसे तो एक दूसरे को हम लोग यहाँ पर ऐसे नहीं कि क्लास में बैठो आप लोग मेरे सामने, इंगेजमेंट करने का तरीका क्या है, क्वेश्चन पूछता हूँ उसके जवाब दो, ठीक है। फीडबैक दिया करो, जैसे कि लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं। आर्टिकल जो पूरा पढ़ने के बाद में कोई आप लोगों को लग रहा है कि हाँ यार ये तो अच्छी चीज लग गई, कुछ ऐड करना हो उसके अंदर, तो वो बता दिया करो। तो इसमें मजा आता है, फिर तो उसमें और मन करता है कि दिल खोल खोल कर पढ़ाओ, ठीक है। तो ये बातें होती हैं, ओके। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट किया करो। यहाँ पर अगर बात करें तो 15th कॉन्फ्रेंस जो है, ये यहाँ पर जो अभी देखने को जो 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, तो ये देखने को मिलेगी जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसके ऊपर, जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर, ठीक है। एक तो इसके पहले ही यहाँ पर काम किया जा रहा है कि ये कॉन्फ्रेंस हो, उससे पहले हम लोग चीजों को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दें। एक जो 27th कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से आप लोगों के प्रीलिम्स वगैरह में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लेंगे। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 जो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन की, UNFC की कहां पर होने वाली है, ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो UNFCC बोलते हैं इसको। तो ये इजिप्ट में होने वाली है, तो याद रखिएगा 27 जो है वो इजिप्ट में होने वाली है। और 28 भी याद रख लेना, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा न्यूज में और ऑलरेडी डिसाइडेड की जा चुकी है। वो आप लोगों को देखने को मिलेगी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर में, यानी कि UAE के अंदर में। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। और अगर बात करें जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये कहां पर होगा, ये कनाडा, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर होगा, ये 15वीं होगी, ठीक है। तो यहां पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की 15वीं होगी। और वैसे यहां पर अगर बात करें क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे तो यहां पर ये 27वीं होगी। तो दोनों अलग अलग होती हैं। तो इसमें कई सारे सजेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो यहां पर यही फोकस किया जा रहा है कि कैसे हम लोग को आज की डेट में जो फोकस देना है कि जो पेटलैंड होते हैं उसके ऊपर फोकस देना है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को यहां पर दिखाया, इसको आप लोग पेटलैंड बोल सकते हैं, यानी कि आप लोग मोटे मोटे तौर पर इस तरीके से इसको समझ सकते हैं
कि एक ऐसी जमीन जिसमें पानी तो है पर लेकिन उसकी ऊपर की सतह जो है वो सूख चुकी है, उसकी अंदर की सतह के अंदर पानी आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि पानी है, एक तरीके से दलदली जमीन आप लोग बोल सकते हैं। तो पिटलैंड और वेटलैंड में अगर डिफरेंस पूछे तो बोल सकते हैं कि पिटलैंड जो है वो एक तरीके वेटलैंड ही होते हैं, पर उसमें एक ऐसा एरिया, एक सोयल की ऐसी लेयर होती है जिसमें आप लोगों को जैसे यहाँ पर क्या होगा, कुछ पेड़ पौधे भी इसके अंदर गले सड़े पड़े होंगे, ठीक है, तो इस तरीके से एक लेयर बनी रहती है, तो यहाँ पर इसको आप लोग पिटलैंड बोल देते हैं, ठीक है। ये कई तरीके के होते हैं हालांकि। तो ये क्या करते हैं, कार्बन को अपने अंदर स्टोर करने का काम करते हैं। तो पिटलैंड को यहाँ पर उसकी जो जमीन है उसके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए, उसको रिस्टोर करना चाहिए। ग्लोबल जो मैंग्रूव्स के बारे में आप लोगों ने सुना है, जिनको दलदली फॉरेस्ट भी आप लोगों ने सुना होगा बोलते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है बेसिकली कि हमारे देश में मैंग्रोव जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं। अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ बैठे कि सबसे बड़ा एरिया मैंग्रोव्स का कहां पर है, दलदली फॉरेस्ट का, तो ये याद रखिएगा, पहले नंबर पर आप लोगों को वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा, दूसरे नंबर पर आप लोगों को गुजरात देखने को मिलेगा, तीसरे नंबर पर अगर बात करेंगे तो आप लोगों को अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया देखने को मिलेगा, ठीक है, चौथे नंबर पर आप लोग आंध्र प्रदेश बोल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंग्रोव्स के बारे में पूछा जा सके तो आप लोग कई सारे और भी हैं, जैसे उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, केरला। पर इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है, घुमा फिरा के अगर कैसे भी बोला जाए तो मैक्सिमम एरिया आप लोगों को वो देखने को मिलेगा जो कि कोस्टल एरिया है, ठीक है, कोस्टल एरिया मैक्सिमम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है। तो 9 के 9 राज्य तो कोस्टल एरिया में मैंग्रोव्स पाए जाएंगे, दलदली, और इसी के साथ में यूनियन टेरिटरी होगी आप लोग की अंडमान एंड निकोबार, तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा। तो टॉप 3 कम से कम आप लोग याद रखिएगा, अगर मैंग्रोव्स कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं उसके बारे में कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ बैठे तो इसमें यहाँ पर इसको कवर करना है लगभग 20%। इसी के साथ में प्रिजर्व करना है जो फ्री फ्लोइंग रिवर होती हैं, तो उसके ऊपर काम करना है, वो भी काफी अच्छा काम करती है। जो अगर बात करें वेटलैंड के बारे में, 10% यहाँ पर वेस्ट जो अफ्रीकन रिवर है जिसका नाम है वोल्टा, ठीक है, तो ये रोल प्ले करेगी। 50% जो है वहां बात की जा रही है 7000 क्रिटिकल जो इंपोर्टेंट साइट है उनके ऊपर काम करना चाहिए। अभी आप लोगों को मैंने कुछ दिनों पहले भी यहाँ पर डिस्कस किया था, कोई आप लोगों से फिर भी पूछ बैठे तो आप लोगों को पता होना चाहिए रामसर साइट के बारे में, ठीक है, यानी कि वो एरिया जहां पर आप लोगों को हमारी कंट्री के अंदर में पानी वाला एरिया देखने को मिलता है, झील हो गई, नदियां हो गई नॉर्मल तरीके से। तो टोटल मिलाकर 49 रामसर साइट है आज की डेट में हमारी कंट्री के अंदर में, ठीक है, तो 49 रामसर साइट है। और यहां पर इसके नाम पर एक कन्वेंशन है जिसको रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। रामसर जो है वो आप लोग को ईरान के अंदर देखने को मिलेगा बेसिकली। अगर लोकेशन आप लोग देखना चाहते हैं तो यहां पर आप लोग देखिए, ये रामसर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहां पर ये हो गया कैस्पियन सी, तो ये पर्टिकुलर लोकेशन है जिसके नाम पर रामसर साइट जो है उनका नाम रखा गया है। तो इसके चलते आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि रामसर साइट जो है वो कौन से सी के किनारे पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सी जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है तो ये कौन सा है, ये कैस्पियन सी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके चलते आप लोगों से इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इधर आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर ब्लैक सी देखने को मिल जाएगा, और ब्लैक सी के तो कहानी आप लोगों ने सुनी है कि कितना ज्यादा न्यूज में है यहाँ पर ये, तो उसके बारे में तो आप लोगों को बताइए। तो टोटल हमारे देश में कितनी रामसर साइट हो गई, जैसा मैंने बताया अभी 49 रामसर साइट हमारे देश में आज के डेट में हो चुकी है। और ये जो रामसर कन्वेंशन है ये साइन किया गया था 1971 में। 1971 में इसको साइन किया गया ताकि आगे चल के इसको इंप्लीमेंट किया जा सके, और फिर 1975 में इसको इंप्लीमेंट भी कर दिया गया। उस टाइम पर हमारे देश की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी जी थी। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें होती हैं जहां से रिपीटेडली क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में पूछे गए, और वैसे भी आप लोग इसके बारे में ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं अगर एक्स्ट्रा किसी को इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना हो तो। कुछ एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, वेटलैंड डे जो है यहाँ पर वो 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया था, यानी कि इससे रिलेटेड डे भी है अवेयरनेस फैलाने के लिए। 2 फरवरी से सेलिब्रेट किया था यहाँ पर, ठीक है। और पहली बार जो उसको ऑब्जर्व किया गया था वो 1972 में ऑब्जर्व किया गया था कि हाँ यार इसके रिलेटेड ना हम डे भी सेलिब्रेट कर लेते हैं ताकि और ज्यादा लोगों को पता चल जाए, और इसके बारे में अच्छी खासी अवेयरनेस जो है वो लोगों तक हम लोग पहुंचा पाए एक तरीके से। ओके, अब जब आप लोग इन चीजों के बारे में बात करते हैं तो पानी भी यहाँ पर अलग अलग तरीके से पाया जाता है। जैसे यहाँ पर बात की जा रही है ब्रेनी वाटर के बारे में, इसी के साथ में सालीन वाटर हो गया, यहाँ पर ब्लैकिश वाटर हो गया और फ्रेश वाटर हो गया। तो इसमें कितना यहाँ पर बेसिकली मिट्टी कंकड़ ये पाए जाते हैं उसके बेस पर यहाँ पर इस पानी को आप लोग डिवाइड करते हैं। ब्लैकिश वाटर लेक के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है उसको एक्वा इकोसिस्टम बोलते हैं, यानी कि पानी वाला सिस्टम।
अगर यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों से बात करूँ सीधा सीधा, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आप लोग जाते हैं तो टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं और इसके अंदर 169 टारगेट है। तो लाइफ बिलो वाटर जो है ये 14 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करता है। तो अगर पानी से रिलेटेड कोई भी बातें आप लोगों से पूछ ले एग्जाम में कि बताओ भाई साहब कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था, तो आप लोग बता देना आंख बंद कर कि हाँ भाई साहब ऐसे भी फैमिली के परिवार के मेंबर हैं, ये छोटी छोटी पिद्दी पिद्दी क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार रिवाइज करें। ठीक है, अगर बात करें फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के बारे में तो इसमें आप लोगों को पॉन्ड और लेक देखने को मिलेंगे, रिवर और स्ट्रीम आप लोगों को देखने को मिलेगी। ब्लैकिश वाटर में क्या आ जाते हैं, यहाँ पर स्टूरी वगैरह आ जाते हैं या कोस्टल एरिया जो रहता है ना, जैसे मैंने बताया अभी 9 राज्य ऐसे हैं जो कोस्टल एरिया है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर मैन मेड इकोसिस्टम आ जाता है जो हमारे द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, जो मैरीन हो गया वो तो डीप, जो सैलो ओशियन यानी कि वो तो एक तरीके से समुद्र के अंदर वाली बात होगी। तो इस तरीके से 3 जगह इसको डिवाइड किया जाता है और फिर इसके अलग अलग से 5 पार्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं जब हम लोग इसको अलग अलग डिवाइड कर देखते हैं। जैसे अगर थोड़ा सा अंदर आप लोगों को और घुसना हो इसमें, तो यहाँ पर जैसे आप लोगों के सामने यहाँ पर 4 टोटल तरीके के इनके नाम भी दिए जाते हैं कि वेटलैंड को 4 तरीके से डिवाइड किया गया है। नाम देकर आप लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे मार्सी हो गया, स्वैम्प हो गया, ठीक है, इसी के साथ में बोगस हो गया और फेंस हो गया। तो ये तो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ा भी दिया। यहाँ पर जिस तरीके से आप लोग देखते हैं एक तरीके का पेटलैंड होता है जिसके ऊपर मिट्टी की सतह यहाँ पर जम जाती है। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ही बड़े बड़े डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसमें आप लोगों को रिच न्यूट्रिशन जो वाली यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ग्रास वगैरह जो कि यहाँ पर उगी होती है। ठीक है, यहाँ पर ग्रास की जगह आप लोगों को पेड़ नजर आएंगे। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा अलग डिफरेंट पैटर्न की जमीन का एक इक्वल सतह है यहाँ पर काफी ऊपर नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वेजिटेशन की रिक्वायरमेंट, वेजिटेशन की जो यहाँ पर चीजें अलग अलग नजर आएंगी। तो यहाँ पर जो मिनरल्स वगैरह है उनमें भी आप लोगों को वैरायटी देखने को मिलेगी। ऑर्गेनिक जैसे कहीं पर पौधे हो गए, कहीं पर घास हो गई, तो वो थोड़ी थोड़ी चेंजेस आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। तो अलग अलग पैटर्न में अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी। ये भी तरीका है समझने का, दोनों का मतलब एक ही है, या ये तो ये पिक्चर देख लो आप लोग या फिर ये पिक्चर देख लो। यहाँ पर अलग अलग तरीके से इसको समझा दिया गया है, यानी कि वही सिस्टम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उसके चलते ये चीजें समझ में आनी चाहिए आप लोगों की। हालांकि ज्योग्राफी के थोड़ा सा अंदर घुसने वाली बात हो गई है, पर कम से कम एटलीस्ट नाम तो यार आप लोग याद जरूर रख लेना इसका। आप लोग बोलेंगे सर पढ़ा तो इतना अंदर घुस कर दिया कि टेक्निकल चीजें सारी बता डाली, पर ये तो बता दो कि इसका फायदा क्या है। यार देखियो प्रोडक्टिविटीनेस की बहुत ज्यादा है, यानी कि दुनिया में 2/3 जो फिश होती है वो यहीं से निकल कर आती है। और मछली आप लोगों को पता है कोस्टल एरिया में जो भी आप लोग रहते हैं, खासकर वहां पर कितनी ज्यादा मछली जो है वो लोगों के लिए एक तरीके से खाने का भी साधन है और वहां पर उनकी जिंदगी जो है एक तरीके से उनके लिए कमाने का भी साधन है। ठीक है, कार्बन सीक्वेंस्ट्रेशन का मैंने बता दिया अभी, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है एटमॉस्फेयर से, तो उससे इन्वायरमेंट को हम लोग ठंडा रख पाते हैं। ठीक है, इसी के साथ में लोवरिंग फ्लड हाइट्स, यानी कि फ्लड को कम करता है, रिड्यूस करता है सॉइल इरोजन। आप लोगों को पता है जब बाढ़ वगैरह आती है, खासकर उन एरिया में जहां पर मरुस्थलीय पेड़ होते हैं, वो बाढ़ को काफी कम कर देते हैं, उन पे ऊपर काफी कम इंपैक्ट पड़ता है, इस तरीके से समझ सकते हैं। और खासकर ये सोयल यानी कि मिट्टी का जो कटाव है वो भी कम करता है। अगर मिट्टी कहीं से कट के निकल जाती है ना यार, उस एरिया की ना उर्वरक शक्ति जो है वो कम हो जाती है, खेती भी ढंग से नहीं हो पाती है, वहां पर कई सारी दिक्कतें देखने को मिलने लगती है। तो उसमें भी ये काम करता है और क्रिटिकल है ह्यूमन लाइफ और प्लैनेट के लिए, क्योंकि दुनिया भर के लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो इसलिए जरूरी है इनको प्रोटेक्ट करना। अभी भी कोई एहसान नहीं करना इन्वायरमेंट के ऊपर, अगर ध्यान से देखा जाए तो अभी भी हम लोग अपने बारे में ही सोच रहे हैं कि इनका फायदा क्या है, क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए। बिना फायदे के तो हम लोग कुछ भी काम नहीं करते हैं, तो यहाँ भी हम लोग इतने सेल्फिश है कि अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। और क्या क्या बातें हैं यहाँ पर अगर बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है। फूड रॉ मटेरियल यहाँ से निकलते हैं, जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर मेडिसिन वगैरह, हाइड्रो पावर निकल के आते हैं यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, कल्चर, इन सब के लिए भी यूज किया जाता है। एनिमल और प्लांट्स जो है उनके लिए हैबिटेट यानी कि रहने की जगह मिलती है। नेचुरल ब्यूटी है, इसी की वजह से हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर टूरिज्म, पर्यटन जो एरिया है वो प्रमोट कर पाते हैं। और आप लोगों ने अभी देखा पर्यटन अगर खराब हो जाए तो कई सारी कंट्री की जीडीपी तक खत्म हो जाती है, जैसे कि अभी श्रीलंका की आप लोगों ने देखी। और काफी बेनिफिट है इंडस्ट्रीज के लिए भी, क्योंकि उनको भी काफी लार्ज स्केल पर सिर्फ फिशिंग इंडस्ट्री होगी, उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि इसके इतने सारे फायदे हैं कि इसको इसलिए अलग से बोला गया कि अलग टॉपिक बना दो इसका, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को अलग अलग कर दो। वही बात यहां पर की जा रही है कि वेटलैंड को अलग अलग कर दो भाई आप लोग। यहां से एक मिनट, दिक्कतें क्या हो रही हैं, क्यों आखिर हम लोग चाह रहे हैं कि इनको अलग करना। अर्बनाइजेशन जगह जगह पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो सिटी थी आज की डेट में वो बाहर तक निकल के आ चुकी है। गांव में भी देख लो आप लोग, मैं अपने खुद के गांव की बात बताऊं, पहले जो गांव में मेरा घर था वो सबसे बाहर हुआ करता था, अब मेरा घर जो है वो लगभग अंदर आ चुका है काफी हद तक। चारों तरफ को आप लोग बोल सकते हैं कि लगभग
ना होने में भी 100 मीटर के करीब जो है अब बाहर और हमसे भी आगे घर बनते जा रहे हैं। ठीक है, 100 मीटर हमसे ज्यादा अभी कवर हो चुके हैं। पहले हमारा घर सबसे बाहर हुआ करता था। तो यानी कि गांव में भी आप लोग देखने को मिलेगी ये चीजें। शहरों में तो शहरीकरण होता ही जा रहा है, अलग अलग प्लॉट करते जा रहे हैं, कॉलोनीज नई नई कट रही हैं, अलग अलग सोसाइटीज बनती जा रही हैं। तो उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। एग्रीकल्चर पेडी फील्ड वगैरह उसमें कन्वर्ट किया जा रहा है। जहां पर पानी भरी हुई है उसको खत्म करके उसमें एग्रीकल्चर यानी कि पेडी यानी कि चावल उगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसकी वजह से दिक्कत है। पोल्यूशन, जैसे प्लास्टिक पोल्यूशन हो गया। अभी आप लोगों को पता है प्लास्टिक कितनी ज्यादा खतरनाक चीज है। अभी मैंने चैनल के ऊपर एक वीडियो भी अपलोड की थी प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में, आप लोगों ने देखी होगी। गाय के अंदर से जो प्लास्टिक निकाली जा रही है वो तो गाय के पेट में, पृथ्वी के पेट में कितनी प्लास्टिक हम लोग आज की डेट में भर रखे हैं, उसका क्या होगा जो यहाँ पर आने वाले टाइम में 200, 250, 300, 400, 1000 सालों तक पड़ी रहने वाली है। तो वो काफी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है अगर कोई वेटलैंड होता है ऐसा, उसके लिए भी। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज मैंने बता दिया, टेम्परेचर जैसे ही ऊपर नीचे होगा ऐसे ही सूखा होगा, कहीं पर बाढ़ आएगी तो इसकी वजह से अलग ही इंपैक्ट पड़ेगा यहाँ पर। तो उसकी वजह से वहां पर इंपैक्ट पड़ेगा तो फिर हमारे ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले जानवरों के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये तो भाई साहब सारी चीजें एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है ड्रैगिंग के बारे में। ठीक है, तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर जब इस तरीके की सिचुएशन बनती है, ये पिक्चर यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से समझा पाएगी। यहाँ पर इसको हालांकि ड्रेजिंग बोलेंगे। ये जो सिस्टम है यहाँ पर, इसका मतलब होता है कि कहीं से मिट्टी को उठाना, यहाँ से एक तरीके से नहीं, एक जो तलहटी है तो मिट्टी उठाना वहां से, उसको पर्टिकुलर एरिया को क्लियर करना। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा ना कि वहां पर जिस पर्टिकुलर एरिया में वो मिट्टी है तो वहां से उसकी हम लोग कहानी खत्म करेंगे। तो क्लियर करना किसी मड को, ठीक है, बॉटम से मिट्टी निकाल के लेकर आना, कैनाल को जो है क्लियर करना। तो इससे क्या होगा, इससे भी भाई साहब जो एरिया है यहाँ पर वेटलैंड का उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये अलग से आप लोगों को माहौल देखने को मिलेगा यहाँ पर। और खासकर जो ट्रोलिंग इस्तेमाल की जाती है, आप लोगों ने सुना होगा मछली पकड़ने के लिए ट्रोलर यूज किए जाते हैं, तो वो भी यहाँ पर इस एरिया पर काफी बड़ा इंपैक्ट डालते हुए नजर आते हैं। कुछ और बातें देखने को मिलेगी, ड्रेनिंग यानी कि ड्रेन कर देना, पानी निकाल देना, कोई नई स्पीसीज इंट्रोड्यूस कर देना जो उस एरिया को जानती नहीं है, पहचानती नहीं है, वो वहां पर उदम मचाएगी। एक्सोटिक बोलते हैं इसको, जो कि यहाँ पर नई हो बिल्कुल, उसका कोई रहना सहना है ही नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग रहने वाले हैं मान लीजिए साउथ इंडिया के, और आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट में ले जाकर छोड़ दिया जाए। चलिए नॉर्थ ईस्ट तो फिर भी अपना देश हो गया, आप लोगों को छोड़ दिया जाए चाइना में ले जाकर, तो कैसा लगेगा। तो उस टाइम पर पता ही नहीं है कौन क्या खा रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। ठीक है, ऐसा होगा। उन्हें कहते हैं एक तरीके से अभी एक पर्टिकुलर ये है कि जैसे कि नहीं, कई बार लोग जो है बैठे बैठे बातें करते रहते हैं। तो ऐसे ही हम दोस्त बैठे बैठे बातें कर रहे थे, तो कोई एक पर्टिकुलर नहीं, एक पता नहीं कोई सीरीज थी, क्या चल रहा था उसमें, तो सारे एक जैसे चेहरे के थे। तो उसमें से एक कह रहा है अगर किसी ने अगर मान लीजिए हम लोगों को आकर किसी ने एक ने मार दिया, तो दूसरा दोस्त कह रहा है सबकी पिटाई करनी पड़ेगी क्योंकि पहचान में तो आने वाले हैं नहीं है कौन कौन है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। तो उनका अलग एरिया है, अलग इन्वायरमेंट है रहने का, आप लोग उनको आकर यहाँ पर रहने के लिए बोल रहे हो। तो ये इन्वेसिव एलियन स्पीसीज बन जाती है जो कि या तो सामने वाले को बर्बाद कर देती है, अपने आप बर्बाद हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ में सैलिनाइजेशन यानी कि पानी को ओवर विड्रॉ कर लेना, कहानी खराब कर देना वहां पर। तो ये सारे ऐसे एरिया हैं जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल जाती है। तो ये एक तरीके से टॉपिक आप लोग का ऐसे कवर हो गया कि आप लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जिस तरीके से क्वेश्चन नहीं बन जाता है कि भाई साहब क्या होता है वेटलैंड, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसको थ्रेट क्या है, उसके बारे में लिखने के लिए आ जाए। एफर्ट लगाए जा रहे हैं कोई, हाँ कई सारे इनिशिएटिव ले जा रहे हैं, जैसे रामसर कन्वेंशन हो गया, ये तो आप लोगों को मैंने पढ़ाई दिया। अब बात करते हैं यहाँ पर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ये काफी इंटरेस्टिंग है और उसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। जैसे रामसर साइट है, आप लोगों को यहाँ पर पता है कि हमारी कंट्री में अभी मैंने बताया कितनी रामसर साइट है। चलिए बताइए, देखता हूँ इतनी जल्दी भूल गए या फिर याद है आप लोगों को। तो टोटल 49 रामसर साइट आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो 49 रामसर साइट में से अगर कोई रामसर साइट ऐसी है जिसकी कहानी खराब हो गई, जब रामसर साइट का दर्जा दिया उस टाइम पर तो वो कूद कर अच्छे से रामसर साइट की कैटेगरी में आ गई, पर बाद में जो है उसने अपनी हालत खस्ता कर ली, तो उसको रामसर साइट में से निकाल के मॉन्ट्रेक्स जो रिकॉर्ड के अंदर डाल देते हैं। इसका मतलब ये कि प्रमोशन की जगह डिमोशन हो गया उसका। अब यहां पर उसको रहना है, अपने आप को इंप्रूव करना है, और जब इंप्रूव कर लेगा तो फिर से रामसर साइट के कैटेगरी में आएगा। तो ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये रामसर साइट के साथ में कनेक्टेड है। और वेटलैंड डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है लोगों को अवेयर कराने के लिए। ये तो हो गई इंटरनेशनल लेवल पर जो काम किए जाते हैं। क्या नेशनल लेवल पर कुछ किया गया है? तो वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल बनाया गया हमारी कंट्री में 2017 में। इसी के साथ में एक्शन प्लान बना गया मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इन्हीं एरिया में काम करने के लिए। तो हाथों पे हाथ धरकर नहीं बैठे हैं, हमारे देश में भी इसके ऊपर काम किया गया काफी अच्छे से बखूबी। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए डाल दी है। अगर आप लोग थोड़ा सा और इंटरेस्ट रखते हैं तो यहाँ पर कई सारी और भी यहाँ पर इंटरनेशनल पार्टनरशिप आप लोगों को देखने को मिलेगी इसमें काम करने के लिए। और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के लिए मैंने अलग से स्लाइड भी डाल दी यहाँ पर कि यहाँ पर ये कब आया था, किस पर्टिकुलर पर्पज से। हमारी कंट्री का कैलेडियो नेशनल पार्क के बारे में बात करें, ठीक है, और लोकतक लेक के बारे में बात करें,
तो इसके साथ में यहाँ पर कनेक्ट रहे, ठीक है, बाद में उनको रिमूव कर दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने सारी चीजें यहाँ पर इस तरीके से कर दी कि अच्छा एक टॉपिक हो गया, करंट प्लस स्टैटिक्स का बहुत शानदार मिक्सचर हो गया। और ऑलरेडी दुनिया भर के क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछे जा चुके हैं, कहीं रामसर साइट के बारे में, कहीं मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में, इसी के साथ में कहीं आप लोगों से मार्सी लैंड के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से मैंने बता दी कि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक ही के अंदर दुनिया भर के टॉपिक कवर हो गए। क्वेश्चन जैसे रामसर कन्वेंशन के बारे में पूछ लिया है कि यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप में काम करती है, तो ये जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताई है, ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर ये पार्टनरशिप में काम करती है। और ये आप लोगों के सामने है, बोला गया कि बर्ड इंटरनेशनल, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड इंटरनेशनल, इसी के साथ में वाइल्ड फॉल जो वेटलैंड जो ट्रस्ट हो गया, IUCN हो गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, इसका आंसर हो गया डी, यानी कि सारी की सारी इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। क्वेश्चन है आगे यहाँ पर मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में बात की जा रही है। बोला गया मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है वो स्टैब्लिश किया गया था रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, ये 1990s। दूसरा बोला गया करेंटली कैलेडियो नेशनल पार्क, लोकतक लेक, इवन चिल्का लेक वाज द पार्ट ऑफ मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है आप लोगों से अगर पूछ जाए, ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। अटेम्प्ट करो, देखता हूं कौन सी आंसर देता है। अच्छा ठीक बताना क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया है आप लोगों ने फिर गलत, रीजन क्या है, यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर करेक्ट देखने को मिलेगी और आंसर यहाँ पर डी हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वेटलैंड के रेफरेंस में बोला गया डेफिनेशन दे रखी है कि लैंड जो है कहां पर डिफाइन की जाती है, तो डेफिनेशन है यहाँ पर। दूसरा बोला गया टेरेस्ट्रियल और एक्वा स्पीसीज दोनों को सपोर्ट करते हैं, बोला ना अभी जमीन भी रहती है और दलदली भी रहती है। बोला गया टूंड्रा या फिर आर्टिक रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये तो आप लोगों को मैंने बताया नहीं कि ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट जो होगी यहाँ पर ये गलत होगी, तो आंसर इसका यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं इसके बारे में, जो टेरेस्ट्रियल और एक्वा जो स्पीसीज है दोनों आप लोगों को देखने को मिलेगी, डेफिनेशन भी है यहाँ पर। और इसी के साथ में यहाँ पर जो फाउंड किए जाते हैं ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अंटार्कटिका वाला रीजन है, ना कि आर्टिक वाला। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होगी आप लोगों के लिए, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के बन जाते हैं, ठीक है। तो फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। कोई भी टॉपिक ऐसे कवर करो कि शानदार तरीके से किसी को पढ़ा भी सको, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा ये कंप्लीट टॉपिक। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर एडिटोरियल के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया करो। यार देखो एडिटोरियल के बारे में जैसे मैं पहले आप लोगों को बताता था, तो मुझे ऐसा लगता है कि फालतू में और 8-10 मिनट जो है वो बेकार होती हैं। ये देखो जो भी आर्टिकल रहते हैं वो आप लोग कवर होते रहते हैं, ये आप लोगों को भी पता है। जैसे कि यहाँ पर ये आर्टिकल है वेस्ट, जो इसी के साथ में वेस्ट और जो बाइडेन वाला आर्टिकल है, जो बाइडेन अभी वेस्ट की विजिट पर गए थे, वही सारी बातें यहाँ पर लिख रखी है जो मैंने आप लोगों को बता दी है। हमारी कंट्री की इकोनॉमी कैसी खस्ता हालत है ये आप लोगों को पता ही है, हजारों बार आप लोगों को बताए जा चुके हैं। एक बार पढ़ लो, उसके ऊपर प्रॉपर नोट्स तैयार कर लो, वो चीजें रेगुलर चलती रहेंगी कि कैसे पैसा देश में आता है, कैसे बाहर जा रहा है, कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। आप लोगों को क्या तैयार करना है ढंग से, जब बजट आएगा और इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसको ढंग से एक बार तैयार कर लो। डे बाय डे आप लोगों को इनमें अपना टाइम नहीं खपाना है। मुझे देखिए जब डेली आर्टिकल डिस्कस कर रहा था ना, ऐसा लग रहा था इतनी सारी चीजें रेगुलरली रिपीट होती हैं, वही सारी चीजें चलती रहती हैं। नहीं पढ़ाने में मजा नहीं आता, वही चीजें पढ़ाते रहो। तो अंदर से फीलिंग ऐसी आने लगी यार मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको पैटर्न को लेकर आया हूँ, जिसमें आप लोग के कभी इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आ गया, कभी द हिंदू का आ गया, कभी दोनों का मर्ज कर पढ़ा दिया। जैसे अभी यहाँ पर गुजरात के अंदर में अभी आप लोगों को देखने को मिला शराब पीने से कई सारे लोगों की डेथ हो गई। अब जिस दिन ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में भी आ जाएगा, दोनों को कंबाइन कर आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा, प्लस क्वेश्चन के साथ में, ताकि क्वेश्चन भी आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, तो इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। अभी कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट हो रहे हैं, इसके ऊपर आर्टिकल यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड आप लोगों का जो आर्टिकल होगा वो अभी देखो ये गेम चलेंगे रेगुलरली, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल और भी आप लोगों के निकल कर आएंगे। तो इसके चलते यहाँ पर भी दे रखा है कि इंडिया जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करेगा, क्या क्या यहाँ पर काम चलेगा, वो सारी चीजें बता रखी है। तो ये क्या रहते हैं, ये कॉमनवेल्थ गेम जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो कौन कौन जीता है उसके साथ में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोगों को ये बातें क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि डे बाय डे आप लोगों को इनमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर डे बाय डे इनके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर चीजें जो है वो आप लोगों की पीछे छूट जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों के हिसाब से लेकर चीजें चल रहा हूं, ताकि आप लोगों की चीजें जो है वो आप लोगों का जो टाइम है वो शानदार तरीके से आप लोग यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। तो ये मेरा बेसिक पर्पज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। वरना यार बस वही चीज है, बस थोड़ा सा अंदर से मुझे ऐसा लगता था कि डेली वही उस तरीके से ना चीजें, एक इंसान होता है ना, आप लोगों को डेली दाल रोटी खिलाता रहूंगा, खाते रहोगे क्या आप लोग, तो वही डेली घुमा फिरा कर वही बातें बता रहा हूँ, कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा है। अब आप लोगों को सुनने में मजा आता है और मुझे पढ़ाने में मजा आता है, वो वाली बातें हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। हेपेटाइटिस के बारे में इंपॉर्टेंट डेथ आई, तो इससे अलग तो क्वेश्चन बनने से रहा, एक हल्का सा ओवरव्यू आप लोग ले सकते हैं। इसी के चलते यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस क्या चल रहा है वहां पर, अगर बात करें वेस्ट बंगाल के अंदर,
अलग से वीडियो बना दिया था वहां पर। अभी जो स्कैम निकल के आया उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। ये एक ऐसा आर्टिकल है, ये जब भी कोई माओइस्ट अटैक होता है ये आर्टिकल निकल कर आता है, कई बार पढ़ा चुका हूं। फिर से कभी एक तरीके से ऐसे आर्टिकल जब आते हैं ना, मैं क्या करता हूं, जब कोई आर्टिकल ऐसा अच्छा यहां पर आ गया, अच्छा इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में आ गया, तो फिर उसको कंबाइन कर पढ़ा दिया। तो इस तरीके से करता हूं। तो अगर रेगुलरली आप लोग लेक्चर सुनोगे ना, इस बात की गारंटी देता हूं छूटेगा कुछ नहीं, ठीक है। मेरी तरफ से कुछ नहीं छूटेगा। अगर रेगुलरली आप लोग उठाकर पूरा एक डिस्कशन देखोगे एट द एंड ऑफ द मंथ, तो आप लोगों के साथ में सारे आर्टिकल होंगे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और डेटा पॉइंट आप लोगों को डेली टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराता ही हूं। आज के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में पूरा रुपी के बारे में दे रखा है, रुपी के ऊपर पूरी डिटेल में एक वीडियो बना रखी है। रुपी और डॉलर कैसे ऊपर नीचे होता है आप लोग इसको यहां पर देख सकते हैं। ये मैंने शेयर भी की थी आई थिंक कल या परसों, जब मुझे लग रहा था कि बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो ये देखिए, ठीक है, ये टेलीग्राम पर भी मैंने शेयर की थी। तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज को ट्रस्ट में लेकर चलिए कि कुछ नहीं छूट रहा है आप लोगों का, क्योंकि अगर आप लोग एक तरीके से अपने ऊपर और मेरे ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखेंगे तो सारी चीजें ढंग से कवर होगी। डेली आप लोगों का क्विज रहता है, वो टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूं, जो द हिंदू के अंदर आता है। अगर आप लोग SLVpedia पर कनेक्ट है तो डेली आप लोग क्विज देखने को मिलता है। ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को हिंदी में भी पोस्ट वहां पर करता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग उसको अच्छे से एंजॉय कर सको। और लास्ट वाला जो क्विज रहता है उसके आंसर भी आप लोगों को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग लेकर चलो चीजों को। मतलब जो लेक्चर ये आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है ना यार, एक तरीके से एक ऐसा लेक्चर है जिसमें आप लोग करंट अफेयर को निचोड़ के रखा जा रहा है, ठीक है। डेली आप लोग के जो आर्टिकल डिस्कस किए जा रहे हैं उनको अच्छे से एंजॉय करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। प्रॉपर नोट्स आप लोगों को इसमें PPT की फॉर्म में मिल ही जाते हैं, तो उस पर आप लोग ट्रस्ट रखिए थोड़ा सा, आप लोग कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जो पेपर देने जा रहे हैं आप लोग देखो तो सही, उनसे बात तो करो जो पेपर देकर आ रहे हैं, और खुद जो पेपर देकर आ रहे हो आप लोग अपना पेपर देखो यार, ठीक है। बाकी यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है किसके चलते, PMLA के बारे में, इसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि इसके अंदर बोला गया है, सही है, क्योंकि एक हीनियस क्राइम है। खासकर अगर बात की जाए जैसे कि टेररिज्म होता है, ऐसे ही यहां पर इसको बोला गया है, तो जरूरी है यहां पर इसको भी उसी तरीके से लेकर चलना। अब डिटेल में क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा, इसके ऊपर डिटेल में आर्टिकल डिस्कस कर लेंगे, और सारी बातें क्या क्या अपडेट हुई हैं वो भी आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। तो उस तरीके से कवर करते हैं। पहले क्या था, कई सारे इसके अंदर लो फॉल थे, अभी यहां पर उसको ढंग से लेकर चलने की बात की जा रही है। और आप लोगों को पता होगा G7 जो कंट्री है उनके द्वारा जब एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाया गया था जिसको बोलते हैं FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसमें भी यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर काफी फोकस दिया गया था ताकि ऐसी हरकतें देखने को न मिल सके, ठीक है। इसीलिए वहां पर उसके ऊपर पूरी ऑर्गेनाइजेशन बना दी। तो इसमें कई सारी जो चीजें थी कि हाँ इसको हीनियस क्राइम की कैटेगरी में रखा जा रहा है, डिफिनेशन यहां पर दे रखी है अलग अलग सेक्शन में, वो सारी चीजें जो यहां पर बेल देनी है या नहीं देनी है वो सारी बातें बता रखी है, ठीक है। फर्टिलिटी के बारे में यहां पर बात की जा रही है कि हमारी कंट्री की जो फर्टिलिटी है 31 स्टेट और यूनियन टेरिटरी की टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.1 या फिर इससे लेस है, यानी कि पॉपुलेशन में ग्रोथ जो है जो हो रहा था वो थोड़ा सा डाउन होता हुआ नजर आएगा। ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं आने वाले टाइम में देश के अंदर, ठीक है। इसी के साथ में गूगल अपना एक स्ट्रीट व्यू लेकर आया। स्ट्रीट व्यू मतलब एक तरीके से पूरा एक प्रॉपर स्ट्रीट को, गलियों को दिखाना। हालांकि पहले भी यहां पर ट्राई किया गया था, पर इंडियन गवर्नमेंट के कंसर्न थे सिक्योरिटी को लेकर। पर अभी 2 इंडियन जो कंपनी है उसके साथ में मिलकर ये काम कर रहे हैं, ठीक है। 2 इंडियन फिल्म है जो कि यहां पर काम करेंगे, तो इसके साथ में मिलकर यहां पर ये काम कर पाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। अभी आने वाले टाइम में देखते हैं कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। फायदा भी होगा कई सारी चीजों का, पर लेकिन देश की सिक्योरिटी को ध्यान में रख के चल के आगे बढ़ना होता है, ठीक है। अभी यहां पर आप लोग देखते हैं एक पर्टिकुलर जो शराब पीने की वजह से जो डेथ हुई मैंने बताया अभी। अब पूरा आर्टिकल यहां पर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी आएगा, तो मैं कंबाइन कर पूरा डिटेल में कहां पर देश के अंदर में इंसिडेंट हो रखे हैं इसके। इसी के साथ में एक क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए, ताकि आप जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या फिर मेंस का अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो भी लेकर आऊंगा और प्रॉपर आर्टिकल को डिस्कस कर लेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये काफी एक बुरी घटना लगती है मुझे, डेली कई सारी ऐसी न्यूज देखने को मिलती हैं। कई बार तो मैं इनको स्किप कर देता हूं, पर लेकिन यार इरिटेट इतना होता हूं पढ़कर जिससे कुछ नहीं है। 12 साल की लड़की का रेप कर दिया गया, स्कूल में जा रही थी यहाँ पर, ठीक है, और 20 साल के एक पर्टिकुलर पर्सन ने। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये ऐसी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है। काफी बुरी कंडीशन है यहाँ पर एक तरीके से। तो जो और एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे आज के टाइम में बंदूक लिए घूम रहे हैं कहीं कुछ, और एक तरीके से किसी का रेप कर रहे हैं। तो यार ये कहाँ जा रही है हमारी जनरेशन, वो पता नहीं समझ में क्या किया जाए इसका। NCPCR के बारे में बात की जा रही है। तमिलनाडु गर्ल्स का जो डेथ हुई था वहां पर पेरेंट्स ये कह रहे हैं उसको फेंका गया है छत से, और कई सारे लोग कह रहे हैं उसने सुसाइड किया है। तो NCPCR जो है वो यहाँ पर आ गया चेक करने के लिए। इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन है। NCPCR क्या होता है, इसके किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो क्या क्या यहाँ पर काम करता है, किस तरीके से यहाँ पर इसको लेकर चला गया है, क्या क्या ये एक्ट वगैरह फॉलो करता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसमें ऐसी चीजें होती हैं। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बॉडी के बारे में आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूं मैं टेलीग्राम के ऊपर भी और डेली PPT के अंदर भी। तो इनको आप लोग आराम से देख ले कीजिए ताकि कोई भी डाउट न रहे, ठीक है।
तो ये ऐसी चीजें हैं। 4G को इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, अभी कई सारे गाँव में 4G पहुंचा नहीं है, अच्छी बात है। यहाँ पर GST के बारे में इतने आर्टिकल आ चुके हैं रेगुलरली, कोई ना कोई। अभी एक बार कवर कर चुका था, फिर से कवर कर दूंगा जब फिर से कोई चेंज होगा। अभी यहाँ पर 5% GST लगता, वो 0% GST लगता था डेयरी प्रोडक्ट पर, 5% कर दिया। तो इसके चलते दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो कई सारे इश्यू निकल कर आ रहे हैं। ICMR जो है वो मोंकी पॉक्स के बारे में बातें कर रहा है। मोंकी पॉक्स आप लोगों को कई बार बताया, भाई साहब ध्यान रखना, लोकल एरिया में घूम रहा है आज की डेट में, फिर मत बोलना बताया नहीं, ठीक है। ताइवान में अगर आती है यहाँ पर पेलोसी, तो बोला गया यहाँ पर ये बेसिकली चाइना जो है उसके ऊपर एक्शन लेगा। तो चाइना और USA जो है वो रस्साकसी में आ गए, तो देखते हैं सोल्यूशन क्या निकलता है। UAE और ईरान मिलकर काम करने के लिए तैयार है, चलो सही बात है, बहुत दिनों से रस्साकसी चल रही थी। UN पैनल जो है वो हांगकांग में बोल रहा है कि रिपील करो नेशनल सिक्योरिटी लॉ। हांगकांग के हाथ में क्या है बेचारे के, चाइना करेगा तो होगा यहाँ पर, ठीक है। श्रीलंका में पहुंचे, श्रीलंका के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट सिंगापुर पहुंचे हुए हैं, उनका वीजा एक्सटेंड किया जा रहा है। अगर वहां पर पैर पंजे नहीं लगेंगे तो यहाँ से निकल कर ये सऊदी अरेबिया पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये हरकतें हैं इनकी। और ये सुडोकू है, बाकी आप लोगों को टेलीग्राम पर पोस्ट करता हूँ कल का सोल्यूशन भी, तो इसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट करिएगा। फिर से बोल रहा हूँ, डेली आप लोगों के लिए क्विज रहता है, इसको आप लोग देख लिया कीजिए, जो कि टेलीग्राम पर पोस्ट करता हूँ, तो अच्छे से इसको एंजॉय करना है, ठीक है। तो डिस्कशन को बिल्कुल ऐसे एंजॉय करना है जैसे कि आप लोगों को ऐसा लगे कि बस यार यही है, गोता लगा के बाहर निकलना है, वो वाली फीलिंग आप लोगों की होनी चाहिए। कोई भी डाउट इसको लेकर हुआ करे तो पूछ लिया करो, डाउट साथ में लेकर जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। जब इतनी मेहनत कर इतना लंबा डिस्कशन सुनते हो तो अच्छे से एंजॉय किया करो। और क्वेश्चन के जो भी आंसर रहते हैं वो पोस्ट कर ही दिए जाते हैं कल की वीडियो के नीचे, तो यहाँ पर डिटेल में आंसर दे रखे हैं। और जो वोकैबुलरी रहते हैं ना उस पर भी सेंटेंस फॉर्म किया करो यार, अच्छा लगता है। तो ये जरूरी भी है अगर आप लोग पार्टिसिपेट अच्छे से करोगे, ओके। आज की 5 वोकैबुलरी हैं और जो भी इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म कर रहा है, इवन एक बच्चे के द्वारा तो बोला गया सर पहले जिस चीज से डर लगता था वो डर हट गया है। डेली जिस तरीके से आप ये चीजें कवर कराते हो, रेगुलर प्रैक्टिस होती जा रही है। ओनली संडे में आप लोगों को ये चीजें कवर नहीं होती, संडे में वोकैबुलरी वगैरह नहीं आती है। तो यहाँ पर एक दिन में संडे इसलिए छोड़ता हूँ ताकि आप लोग रिविजन कर सके जो भी आप लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो बात की जा रही है ये 5 वोकैबुलरी के बारे में जिससे आप लोगों को सेंटेंस फॉर्म करने हैं। आंसर राइटिंग में फायदा पहुंचाएगी, एसे राइटिंग में, और इवन इंग्लिश स्पीकिंग में भी आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी अगर इनसे आप लोग सेंटेंस फॉर्म करते रहोगे। बज यानी कि हटाना, यानी कि एक तरीके चीजों को थोड़ा सा मूव करना, उन्हीं के स्लाइटली चेंज कर देना चीजों के अंदर में, या मूव कर देना थोड़ा सा, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसकी वजह से कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। डेलिब्रेशन होता है विवेचना। विवेचना मतलब एक तरीके से कंसिडर करना, एक तरीके से लॉन्ग या फिर केयरफुल डिस्कशन करना, किसी चीज को कंसिडर करना डिस्कशन में। तो ये आप लोगों को डेलिब्रेटली उसने वो काम कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से तो यहाँ पर विवेचना होगा ये, ठीक है। इसी तरीके से बात करें तो रिड्रेस मतलब निवारण करना, किसी चीज का सोल्यूशन निकालना, रेमेडी। जैसे कई सारे बच्चे बोलते हैं सर सुबह नहीं उठ पाते हैं, ठीक है। तो सुबह उठने का सबसे आसान तरीका ये होता है यार, एक तो अच्छा खासा पानी पीकर सो आप लोग यहाँ पर शाम को, ठीक है। और सुबह को जैसे ही आप लोग उठते हो तो अपने पास में बोतल रखो और अलार्म थोड़ा सा दूर रखो। तो जैसे ही अलार्म आप लोग का बजता है तुरंत आप लोग को क्या करना है, अलार्म बंद करते ही बोतल खोलकर पानी गटक जाना है। तुरंत जहां जहां पानी बॉडी में अंदर जाता रहेगा आप लोगों की कोशिकाएं जो हैं वो एक्टिव होती चली जाएंगी और आंखें अपने आप आराम आराम से खुलती चली जाएंगी, वरना फिर से सो जाओगे। तो ये तरीका है, इसको करो, आप लोग को काफी फायदा होगा। जो पर्सनली मैं अपने आप फॉलो करता था पहले, हालांकि अब तो आदत बन चुकी है। तो ये निवारण है, सोल्यूशन है एक तरीके से। आंसर राइटिंग नहीं हो रही है तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट करो। कौन माँ के पेट से सीख के आता है यार, सब ये तो करते हैं, ठीक है। लिंगरिंग मतलब लटका रहना, सुस्त रहना, बस चल रही हैं चीजें ऐसे ही, यानी एक तरीके से पड़ी हुई हैं उसी तरीके से पैटर्न में, तो एक तरीके से बस चल रही हैं किसी तरीके की चीजें, तो वो वाली चीजें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। परकअप का मतलब होता है एक तरीके से पुनर्जीवित करना, एक किसी के अंदर जोश भर देना। जैसे एक बच्चा कह रहा है सर मॉर्निंग में लेक्चर देख के मजा आ जाता है, जोश भर जाता है, तो मुझे भी तो जोश आता है जब आप लोगों के लिए एक लेक्चर बनाता हूँ। सुबह को उठ के एक शानदार शुरुआत होती है कि अच्छा ये मुझे करना है, और मैं हमेशा सोचता हूँ कि SLV फैमिली के मेंबर हैं, इनको ये चीजें पढ़ानी है मुझे, तो एक तरीके से मैं हमेशा सोचता हूँ कुछ ना कुछ दुआएं आप लोगों के लिए, कि मैंने कहा जल्दी से जल्दी यार सिलेक्शन हो जाए, जो कुछ पाना चाहते हैं आप लोगों को चीजें मिल जाए। तो एक तरीके से चीजें एक एज ए टीचर मुझे ये चीजें करना अच्छा लगता है कि हाँ आप लोगों को उससे जिंदगी में फायदा हो, आप लोग खुश रहो। तो जितना खुश आप लोग रहोगे उतना ही ज्यादा हमारा ये परिवार भी खुश रहेगा, आगे चीजें बढ़ेंगे लेकर। तो ये चीजें हैं, तो अपनी जिंदगी में पॉजिटिव अफर्मेशन रखो, अपनी चीजें आप लोगों को चेंज होती नजर आएंगी। तो 5 शब्द हैं नए, और 5 शब्द जो आप लोगों ने पूरे वीक में सुने थे पिछले, उसको भी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा जरा थोड़ा सा, ये रिक्वेस्ट है। और ये सारे के सारे SLV PDF पर भी मैं पोस्ट कर देता हूं, जो कि टेलीग्राम चैनल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का जो आप लोगों का यहाँ पर आप लोगों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिलेगी, है सुंदरबन नेशनल पार्क। सबसे पहले तो यहाँ पर सुंदरबन इसका नाम रखा गया है, ये आप लोगों को वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस एरिया में सुंदरी नाम का एक ट्री पाया जाता है जिसके नाम पर इसका नाम सुंदरबन रखा गया। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पर ही होगी।
नेशनल पार्क आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा टाइगर रिजर्व, यहाँ पर बंगाल टाइगर पाए जाते हैं जिसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। बायोस्फीयर रिजर्व ये वेस्ट बंगाल वाले रीजन में आप लोगों को नजर आएगा हमारे देश के अंदर में, और वैसे बांग्लादेश के अंदर भी चीजें फैली हुई हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाई गई 1987 में। हम में से बहुत सारे लोग तो उस टाइम पर पैदा भी नहीं हुए जब यहाँ पर ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाई जा चुका था, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो नेशनल प्रोस्पेरिटी के बारे में अगर बात करें यहाँ पर, तो सॉरी नेचुरल अगर प्रॉपर्टी के बारे में बात करें यहाँ पर, तो ये कैटेगरी 9th और 10th के अंदर देखने को मिलेगा। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व या मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये 2001 में यहाँ पर इस कैटेगरी में इसको रखा गया, कंसीडर किया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारी कंट्री के नाम से भी। कई बार आप लोगों से स्टेट के नाम पूछ लेते हैं, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देकर बोलते हैं इसको मैच कर बताओ कि ये कहाँ पर लोकेटेड है। देखिए लेक्चर में ना आप लोगों को बड़ी एक मिक्सचर देखने को मिलेगी चीजें। आप लोगों को कहीं वोकैबुलरी मिल रही है, कहीं क्वेश्चन मिल रहे हैं, कहीं लोकेशन मिल रही है, कहीं आप लोगों को एक तरीके से नहीं जो टॉपिक स्टैटिक पढ़ाया जा रहा है, तो पूरा मिक्सचर होता है, एक बैलेंस डाइट होती है। अगर आप लोग इसको पचा पाते हो, पूरा लेक्चर होने के बाद में चीजों को रिकॉल कर पाते हो, वो काफी बड़ी बात होती है। तो ये काम जरूर किया करो, लंबे समय तक चीजें आप लोग जो है वो याद रख पाओगे। तो कैसा लगा आज का लेक्चर जरूर बताना और फीडबैक जरूर दिया करो लेक्चर को देखने के बाद में। इससे मुझे पता चलता है कितने अच्छे से आप लोगों ने लेक्चर को सुना है, ठीक है। और पीडीएफ यार आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोग उसको जाकर डाउनलोड कर सकते हो। आंसर राइटिंग ग्रुप में आप लोग आंसर लिख सकते हो। एसएलवीपीडिया वाले में आप लोगों को नोट्स मिल जाते हैं। फेसबुक पर भी आप लोग आंसर लिख सकते हो जो टेलीग्राम पर नहीं है। और बाकी मेरे साथ में इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर अगर कनेक्ट होना चाहो तो आप लोग कनेक्ट हो सकते हो। वहां पर भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें, मोटिवेशनल चीजें, ये मुझे लगता है जो पर्सनल चीजें शेयर की जाती हैं थोड़ा बहुत जो इंस्टाग्राम पर, तो आप लोग वहां पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसी के साथ में पॉलिथीन वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। फीडबैक जरूर देना है। नेक्स्ट लेक्चर तक मिलता हूं, तब तक अपने अंदर एनर्जी बनाए रखिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो।